हेडिंग डालेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और दोस्तों फास्ट ट्रैक बैच के अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, वहीं पर जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे मैं नोट्स शेयर करता हुआ चलूंगा सभी सब्जेक्ट के जिसका भी फास्ट ट्रैक चल रहा है। इसके बाद अभी हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो डेप्रिसिएशन के नोट्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप फास्ट ट्रैक नोट्स ले सकते हैं वहां से। यहीं डालेंगे चैप्टर। और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइए कि यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं लिखवाऊंगा उस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक है जो हमें पढ़ने हैं, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि हाँ भाई ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक टू बी कवर। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक बड़ा चैप्टर माना जाता है क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट ज्यादा थे। ये बड़ा चैप्टर नहीं, इसमें कंसेप्ट है ही नहीं, लिमिटेड कंसेप्ट है। सबसे पहला टॉपिक होगा मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले करेंगे मीनिंग की बात, फिर दूसरा हम करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर की बात करेंगे दूसरे में हम। तीसरा हम करेंगे अपना अगला आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ एरर, एरर की कितनी स्टेजेस होती है हमारे पास? 3 स्टेज हमें देखने को मिलती है एरर की। पहला बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, दूसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और तीसरी स्टेज है आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो 3 स्टेजेस होते हैं दोस्तों हमारे पास, और इस 3 स्टेजेस के अनुसार हमें इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर करना है। मतलब ये चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है बस, मतलब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज है। तो आइए आज मैं आपको क्या कराता हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले ये 2 चीजें कवर कराता हूँ। थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, मीनिंग कवर कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ एरर कवर कर लेते हैं, कितने टाइप्स के एरर है, एंड फिर एक एक करके इनको खत्म करेंगे और तुम्हारा ये चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। चलिए सर, आइए हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मीनिंग लिख दो सिर्फ, हेडिंग डालेंगे ओनली मीनिंग। लिखिए सर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज एन अकाउंटिंग, ऐसा नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन अकाउंटिंग is the process of identifying and correcting mistakes made while recording the financial transaction, recording the financial transaction. These error can occur various reasons, occur for various reasons.
These error can occur for various reasons such as मैथमेटिकल एरर, उसके बाद आगे आपके पास ओमिशन, उसके बाद आपके पास आ जाता है इन इनकरेक्ट पोस्टिंग, तीसरा पॉइंट द गोल एक्सेप्टर लगा लो, ऐसे तो बहुत सारी चीज होती है, गोल ऑफ रेक्टिफिकेशन, the goal of rectification is to ensure that the financial statement accurately affect the true financial position, affect the true financial position of business, true financial position of the business। देखिए थोड़ा बहुत लिख लीजिए, बाकी तो इतना डिटेल में हमें जाना भी नहीं है, समझने के लिए थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया है। आइए मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पॉइंट क्या कहता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? भाई आप इंसान हो, ठीक है ना, और इंसान से गलतियां हो जाती है। एक बार की बात है, मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था फर्म के अंदर नहीं, कंपनी के अंदर कर रहा था, फर्म में और कंपनी दोनों में करी है मैंने। तो मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था सीएमए की, और सीएमए की ट्रेनिंग करते वक्त मैं नया नया गया था। अकाउंटिंग एंट्री तो हालांकि मुझे आती ही थी, बट उस अकाउंटिंग एंट्री को टैली या बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर जो हम करते हैं वो थोड़ा शुरू में दिक्कतें आती थी। तो मेरे को उस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में कहा कि आप एंट्री करो। अब एंट्री करो तो कैसे करो भैया, हमें तो बताया भी नहीं कैसे करनी होती है। अब थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब पर देख लिया कि कैसे एंट्री करनी होती है। उस टाइम पर यूट्यूब पर भी इतना नॉलेजेबल थिंग नहीं थी। तो एक बार क्या हुआ, मेरी इंटरेस्ट की एंट्री गलत हो गई। हालांकि क्या हुआ, अब देखिए इंटरेस्ट की एंट्री अगर बोलेंगे खर्चे की एंट्री क्या होगी, तो खर्चे की एंट्री आपने, हाँ भाई इंटरेस्ट आपने पे करा है तो एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जिसमें भी आपने पे करा है, तो खर्चे की एंट्री डायरेक्टली नहीं होनी चाहिए थी। बट उसको टैली सॉफ्टवेयर में डालना, उसकी एंट्री पास करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इनिशियली, जब पहली बार कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट कर रहा होता उस चीज को। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि खर्चे को डेबिट करना था और गलती से मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, जो खर्चा डेबिट होना चाहिए था वो खर्चा आपने डेबिट की जगह पर उल्टा उसको क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर आपकी गलती हो गई, और इस गलती से आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर इंपैक्ट पड़ गया। जो खर्चा दिखाना चाहिए था वो आपने इनकम दिखा दिया, और ऐसे में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करेक्ट पोजीशन है वो नहीं बता पाती है, ट्रू फेयर पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती है। इस वजह से हमें क्या करना होता है, कहीं पर भी किसी भी पर्सन से अगर गलती हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है रिकॉर्डिंग करने में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, तो उन गलती को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने का काम होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब। तो एरर को ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, और साथ में उसको रेक्टिफाई भी करो, मतलब ठीक भी करो। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आपने अमाउंट में गड़बड़ कर दी, 57,000 को आपने गड़बड़ से 58 कर दिया, 57,000 को 57,500 कर दिया, 63 को 36 कर दिया। तो एरर जो हो सकता है वो किसी भी वजह से हो सकता है, इसको मैथमेटिकल एरर कह सकते हैं, या आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, इसको ओमिशन कह सकते हैं, या आपको अकाउंट बैंक अकाउंट में डालना था, गलती से आपने कैश अकाउंट में डाल दिया, इसको इनकरेक्ट पोस्टिंग भी कह सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के। एरर के कई प्रकार के रीजन हो सकते हैं। एरर का मतलब है गलती जो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम आपने की, उस गलती को ढूंढना, आइडेंटिफाई करना और साथ में उसको ठीक करना, इसी का काम होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मेन हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर क्यों रहते हो, ये चैप्टर का हमारा मेन गोल यही है कि गलती अगर हमारी है तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू पोजीशन में लाने के लिए हमें एरर को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स द मीनिंग।
ये होता है दोस्तों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो अगर हमने कोई गलती कर दी तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या कर चुके हो सकता है जिन स्टूडेंट ने अभी ट्रेनिंग नहीं करी, उन्होंने कभी सॉफ्टवेयर में एंट्री पास नहीं करी, उन स्टूडेंट को शायद नहीं पता हो, पर जिन्होंने करी उनको पता होता है कि ये कैरेक्टर कोई काम करनी है प्रैक्टिकली। भाई मेरे इंटरेस्ट की एंट्री गलत हो गई थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, मैंने गलती से कैश टू इंटरेस्ट कर दिया। अब क्या करूं इसको ठीक करने के लिए? इसका इफेक्ट सही करता हूं। ये चैप्टर कहता है कि आप एक एंट्री को जब रिकॉर्ड करते तो उसको काट नहीं सकते, आपको एक दूसरी एंट्री पास करनी होगी जो इसका इंपैक्ट है उसको खत्म करने के लिए। ये चैप्टर ये कहता है, जबकि प्रैक्टिकली में ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली में आप वहीं पर जाओ, उसी चीज पर क्लिक करो, जहां इंटरेस्ट को क्रेडिट करा था वहीं पर उसको डेबिट कर दो, और कैश जहां डेबिट करा वहां उसको कैश कर दो क्रेडिट, हो गई एक्टिफिकेशन। तो प्रैक्टिकली ये चैप्टर अब कोई काम का नहीं बचा, समझ लिया ना भाई? पहले मैनुअली काम आता था, जब अकाउंटिंग मैनुअली होती थी वहां पर आप क्या करते थे, रजिस्टर में एक एंट्री पास करते तो काट नहीं सकते थे, इसलिए हम उसकी दूसरी एंट्री पास करके उसका इंपैक्ट जो इफेक्ट आया होता है उसका गलती का उसको हटा देते हैं। बट एज अ प्रैक्टिकली आज के टाइम पे ये चैप्टर बेकार है। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करी है, जिसने टैली में अकाउंटिंग करी हुई है, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी अकाउंटिंग करी है, उसको पता है कहीं पर भी गलती होती है वहीं पर जाकर उसको ठीक भी किया जा सकता है। आज से 5 दिन पहले मेरे से कोई गलती होगी रिकॉर्ड करने में, तो आज मुझे गलती का पता था तो 5 दिन वाली डेट को उठा लूंगा, वहां पर डाटा तो सारा होता है, वहां पर क्लिक करा, ठीक कर दी गलती को, हो गया ठीक। और कोई भी सस्पेंस अकाउंट वगैरह की नीड होती ही नहीं है। सस्पेंस अकाउंट अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल देते हैं। एक बार मैं फर्म में काम कर रहा था तो वहां पर मैंने क्या करा, मुझे जो जो चीज समझ नहीं आया मैंने सस्पेंस में डाल दी। बाद में को सर ने बताया कि भाई इस चीज का ये मतलब है, इस चीज का मतलब है, उस सस्पेंस को हटा के मैंने ठीक कर दिया वहीं पर जाकर। सस्पेंस अकाउंट भी अपनी सहूलियत के हिसाब से डाल दे कि उस टाइम एंट्री हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं, और बाद में जाकर मैं पूछ लूंगा कि एंट्री किस चीज की थी, मैं वहीं पर जाकर उसको वापसी वहीं जाकर उसको ठीक कर दूंगा। तो ये होता है सर। तो आज के टाइम पे ये चैप्टर कोई काम का बचा नहीं। जब मैनुअली रिकॉर्डिंग होती थी, जब मैनुअली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे हाथ से, तब वहां पर काम आता था, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगी उसको काट नहीं सकते। पर क्या करें दोस्तों, हमारे चैप्टर में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ा क्यों रहा है इंस्टीट्यूट, हमें पढ़ा इसलिए रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब तक आप गलती ढूंढोगे उसको रेक्टिफाई, ये तो पता होना चाहिए ना कि गलती ढूंढ कर रेक्टिफाई कैसे करना है। हाँ, आप नई एंट्री मत पास करना, वहीं जाकर रेक्टिफाई कर देना, पर रेक्टिफिकेशन तो आना चाहिए ना। गलती तो पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई तो करना आना चाहिए, उसको ठीक करना तो आना चाहिए। इसलिए चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है कि एटलीस्ट बच्चों को पता हो कि गलती अगर उससे हो गई तो उसको आइडेंटिफाई करके ठीक कैसे किया जाए। भले ही नई एंट्री पास ना करके वहीं पर ठीक कर दो, पर ठीक करना तो आएगा। चैप्टर राइट, दैट इज कॉल्ड मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए सर, ये हमारा पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हम कह देते हैं डन। इसके बाद इसको भी मैं डन ही कर देता हूं। जल्दी से मैं टाइप्स ऑफ एरर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और फिर हम अपनी अगली क्लास के अंदर इन चीजों को करेंगे, इन सबके एक एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर जल्दी हो जाएगा, 3 क्लास हार्डली लगेगी इस चैप्टर में। आपको पता है मैं हर कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट कराऊंगा, जिससे आपको पता चले कि हाँ भाई करना कैसे है ना। बाकी की आप कैसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। काफी बार मुझे स्टूडेंट कहता है कि सर जो आपका फास्ट ट्रैक बैच है ना, जब उस बैच को पढ़ रहे हैं, उसको चीजों समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब हम उसको कर रहे हैं, तो वो हैंड टू हैंड अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो मुझे मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं और बन भी रहे। अच्छी बात है, आपको क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, इसको हम टाइप्स ऑफ एरर भी कहते हैं। देखिए, एरर को 4 भागों में क्लासिफाई करा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, मुझे इसमें ज्यादा बताने की भी नीड नहीं है। 11वीं क्लास में पहली बार आपने पढ़ा था एरर को क्लासिफाई करने का तरीका, 11वीं क्लास में। सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और कंपनसेटिंग एरर। और कंपनसेटिंग एरर। आइए, तो भैया 4 तरीके के हमारे पास एरर होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर।
स्पेलिंग मिस्टेक होगी क्या? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन से, जो सबसे सिंपल है। छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आइए सर एरर ऑफ ओमिशन की बात कर लेते हैं। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। ओमिशन का क्या मतलब होता है? भूल जाना। भाई मैं कोई एंट्री है वो रिकॉर्ड करना ही भूल गया। इसकी रेक्टिफिकेशन सबसे सिंपल है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। कितनी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं दोस्त? दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट यह है कि या तो आप कंप्लीटली भूल गए हो, या तो आप पूरी की पूरी एंट्री करना भूल गए। भाई मेरे को इंटरेस्ट मैंने पे किया, मेरा खर्चा था, मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट की एंट्री करनी थी, सैलरी पे करी, सैलरी की एंट्री करनी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पूरी एंट्री करना भूल गया। इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। या तो आप पूरी ही एंट्री करना भूल गए हो, या आप थोड़ी एक कुछ पार्ट ऑफ द एंट्री करना भूल गए हो, ये एक अकाउंट में तो डाला, दूसरे अकाउंट में डालना भूल गए हो। तो एरर ऑफ ओमिशन में दो कैटेगरी बनाई गई, एक हमने बोला कंप्लीट ओमिशन, एक हमने बोला पार्शियल ओमिशन। समझ में आया? कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन में डिफरेंस क्या है? कंप्लीट ओमिशन में मतलब क्या है कि मैंने सैलरी पे करी और फुल्ली ट्रांजैक्शन फुल्ली रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो ऐसे केस के अंदर इसको रेक्टिफाई किया कैसे जाए? रेक्टिफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है, जो एंट्री आप करना भूल गए उस एंट्री को कर दो। एग्जांपल ले लीजिए, सैलरी पेड बट नॉट रिकॉर्डेड। अब मैंने सैलरी पे करी और मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया। अब सैलरी पे करी, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो भैया क्या करूं मैं? इसको रिकॉर्ड कर दो ना भाई। आपने सैलरी पे करी और सैलरी पे करी है और रिकॉर्ड करना भूल गए हो, तो रिकॉर्ड कर लो। क्या एंट्री होगी? भाई मैं सैलरी पे करी, मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो सैलरी पे करने की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो एंट्री आपको पास कर देनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए एरर को दो पार्ट में और डिवाइड करें। ये तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है। एरर कितने टाइप्स के होते हैं? प्रिंसिपल सिद्धांत की वजह से भी गलती हो सकती है, भूलने की वजह से हो सकती है, कमीशन की वजह से हो सकती है, और कंपनसेटिंग एरर भी हो सकता है। पर एरर को दो कैटेगरी में बांटा गया। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ते टाइम, उनको ये समझ नहीं आता मुझे सस्पेंस अकाउंट कब खोलना होता है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना, कभी जिंदगी भर नहीं बोलोगे आप सस्पेंस अकाउंट कब खोलना होता है। सस्पेंस अकाउंट कब खोलना होता है इसके बारे में बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, चाहे कोई सी भी स्टेज पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सस्पेंस अकाउंट कब खोलना होता है ध्यान सुनिएगा। एरर को दो पार्ट के तरीके के एरर होते हैं। या तो आप कंप्लीटली भूल गए हो, दोनों अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना भूल गए हो, जैसे कि ये वाला कंप्लीट ओमिशन में। कंप्लीट ओमिशन में आपने देखा होगा कि सैलरी मैंने पे करी और मैंने उसको रिकॉर्ड करना भूल गया, तो क्या हुआ? इंपैक्ट कहाँ गया? इंपैक्ट अगर सैलरी पे कर रहा था तो एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होनी चाहिए थी। अब मैं दोनों एंट्री करना भूल गया। अब अगर मैं दोनों एंट्री करना भूल गया तो ये डबल साइडेड एरर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डबल साइड एरर। डबल साइड एरर का मतलब है किसी दो अकाउंट या दो से ज्यादा अकाउंट में एरर हुआ है, डबल साइडेड एरर। यहाँ पर दो अकाउंट में इंपैक्ट आता है और दोनों अकाउंट में गलती हुई। मैंने सैलरी को भी नहीं दिखाया और कैश भी कम नहीं किया, मैंने खर्चा भी नहीं दिखाया और कैश भी कम नहीं किया, तो जो डबल साइड एरर होते हैं उस पर कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास दोनों चीज है डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। सैलरी डेबिट करनी चाहिए थी, आपने नहीं करी, सैलरी कैश क्रेडिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इसको बोलते हैं डबल साइडेड एरर, और कभी भी डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता। तो सस्पेंस अकाउंट कहां खुलता है? जहां सिंगल साइड एरर होते हैं, जहां पर सिर्फ एक अकाउंट में गलती होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ध्यान सुनिएगा। ये क्या हो गया हमारा? डबल साइड एरर। इसको क्या बोलते हैं? डबल साइड एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? डबल साइड एरर बोलते हैं। अगला कहता है कि भैया आपने, एग्जांपल इसका ले लेते हैं, परचेज गुड्स इन कैश बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट ओनली। कह रहा है परचेज करे गुड्स कैश में, पर हमने परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा। हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश में, पर हमने परचेज अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है।
इसका मतलब आपने जब गुड्स खरीदे होंगे, परचेज कैश करे होगा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। परचेज आपके लिए खर्चा है, आपने डेबिट करा, और कैश आपका चलेगा, आपने क्रेडिट करा। अब वो कह रहा है कि आपने परचेज अकाउंट में नहीं डाला, मतलब कैश में डाल दिया था, मतलब आपने परचेज करने से अपना कैश अकाउंट तो कम कर दिया होगा, बट आपने परचेज को खर्चा नहीं दिखाया, परचेज नहीं बढ़ाई आपने। तो ऐसे केस के अंदर ये कौन सा एरर है, इसको वन साइडेड एरर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको वन साइडेड एरर। क्या बोलते हैं, वन साइडेड एरर। ये हमारे वन साइडेड एरर है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको इसकी मिस्टेक को सॉल्व करने के दो तरीके। वन साइड एरर का मतलब है जहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट में गलती हो रही हो, जहां परचेज ही नहीं रिकॉर्ड करा, बाकी कैश जो कम करना था वो करा, उसकी एंट्री हुई रिकॉर्ड, पर परचेज अकाउंट में जो बढ़ाना चाहिए था परचेज, वो नहीं बढ़ाया। इसको वन साइडेड एरर कहते हैं। और इसको ठीक करने के लिए दो तरीके हैं, या तो स्टेटमेंट वाइज इसको करेक्ट करिए, या एक एंट्री पास करके इसको करेक्ट करिए। स्टेटमेंट वाइज करेक्ट करिए या एंट्री पास करके करिए। तो दो तरीके से ये करेक्ट होता है, एक स्टेटमेंट वाइज, एक एंट्री पास करके। सर ये आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसको स्टेटमेंट वाइज करेक्ट करेंगे या एंट्री पास करके। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में स्टेज कौन सी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। इसलिए गलती स्टूडेंट को ये भी करता है कि वो हर जगह सस्पेंस खोल जाता है। नहीं भाई, हर जगह नहीं खुलता। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज का क्वेश्चन कर रहे हो। सर ये स्टेजेस क्या है, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। मैं आपको अगली क्लास से बताऊंगा कि स्टेजेस तीन प्रकार की होती है और हर स्टेज में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है। ठीक है जी। तो ये इसको वन साइडेड एरर को ठीक करने के, वन साइडेड जो एरर होते हैं उसको रेक्टिफाई करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। पहला स्टेटमेंट वाइज उसको रेक्टिफाई करो, और दूसरा एंट्री वाइज रेक्टिफाई करो। अच्छा, स्टेटमेंट कब करना होता है, एंट्री कब करना होता है, वो स्टेजेस के अंदर बताऊंगा। बट अभी के देखिए, अगर स्टेटमेंट वाइज रेक्टिफाई करना है तो हमें करना कैसे होता है। करना ऐसा होता है कि परचेज करा है गुड्स, तो एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो और लिखो परचेज अकाउंट डेबिटेड। इतना लिखना है बस। क्या लिखना है, परचेज अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड बिकॉज नॉट रिकॉर्डेड, बिकॉज नॉट रिकॉर्डेड। परचेज अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड बिकॉज नॉट रिकॉर्डेड। आपने रिकॉर्ड नहीं करा परचेज में, इसलिए मैं उसको डेबिट कर रहा हूं। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट वाइज करेक्ट करना। अब एंट्री वाइज कैसे करेक्ट करूं, तो एंट्री में परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो। भाई जो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था वो आपने नहीं करा, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो, जितने अमाउंट से परचेज करे थे उसको डेबिट कर दो। अब एंट्री तो कंप्लीट तभी मानी जाएगी ना जब डेबिट जितने से है उतना क्रेडिट भी होना चाहिए। इसलिए दोस्तों वन साइडेड एरर में जब आप एंट्री से ठीक करते हैं तो वहां पर आपका एक अकाउंट तो आप ठीक करोगे, दूसरा अकाउंट हुआ ही नहीं गलती, तो दूसरी जगह डालोगे क्या, या तो एक अकाउंट में ठीक करने पे या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा। तो एक चीज आपको और नीड होती है एंट्री को पूरी कंप्लीट करने के लिए। अब देखा होगा कि आपने परचेज को कम दिखाया तो परचेज आपने बढ़ा दी डेबिट करके, पर आपके पास क्रेडिट साइड में क्या डालू, तो वन साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट खुलता है। आया समझ में। सस्पेंस अकाउंट क्या है, सस्पेंस अकाउंट एक डमी अकाउंट है जो एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम डालते हैं, आगे जाकर सस्पेंस के बैलेंस को खत्म करते हैं। कभी भी सस्पेंस अकाउंट कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं होता। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बना रहे होते हैं ना दोस्त, लास्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते समय अगर सस्पेंस अकाउंट वहां दिख रहा है उसको हटाना पड़ता है, तभी वो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानी जाती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं करता अगर वहां सस्पेंस अकाउंट दिखा रहा है। तब आप भी टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट डाल के एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। इन एंड जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज की जाएगी सारे सस्पेंस अकाउंट को ठीक करा जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर हमने क्या करा, यहां पर अभी मैंने क्या करा, सस्पेंस अकाउंट डाला, एक डमी अकाउंट बनाया। और सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या होता है आप कभी जिंदगी में नहीं बता सकते नेचर, ये डिपेंड ऑन दी एंट्रीज। इस एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट है तो सस्पेंस का नेचर क्रेडिट हुआ। अब अगली एंट्री में क्या पता सस्पेंस डेबिट करना हो तो डेबिट हो जाएगा। तो सस्पेंस का दोनों नेचर होता है। बात समझ में आ गई। तो कब सस्पेंस खोलना होता है, जब वन साइडेड एरर हो और आपको एंट्री पास करनी हो तब सस्पेंस अकाउंट खुलता है। वन साइडेड एरर हो और स्टेटमेंट बनानी हो तब एंट्री पास। स्टेटमेंट से रेक्टिफाई करना हो तो फिर सस्पेंस अकाउंट की नीड नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूं, बार बार क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, वन साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट खुलता है। और कब खुलता है, जब एंट्री करनी हो तब खुलता है, जब स्टेटमेंट से ठीक करना हो तो नहीं खुलता है।
दिस इज द पॉइंट। क्लियर हो गया? ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। तो पार्शियल ओमिशन का मतलब ये हो गया कि आपने वन साइडेड एरर करा है, एक अकाउंट में गलती हो रखी है, एक अकाउंट में ही गलती करी है, बाकी आपने दूसरे अकाउंट को ठीक करा हुआ है। इसको पार्शियल ओमिशन कहते हैं और इसमें दो तरीके से रेक्टिफिकेशन हो सकता है, स्टेटमेंट और एंट्री वाइज। दूसरा आ जाता है आपके पास कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब हो गया कि आपने सैलरी पे करी थी और आपने कोई भी एंट्री उसमें से पास नहीं करी। अब एक चीज और समझना, देखिए यहां पर एक चीज और होती है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि कंप्लीट ओमिशन के अंदर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है या नहीं करता। एग्री करना है नहीं करना का मतलब समझिए। कभी भी अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, कभी भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड बराबर आते हैं, आपको पता है। कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डेबिट साइड भी बराबर होता है और क्रेडिट साइड भी बराबर होता है। इन दोनों पे इंपैक्ट कब आएगा, जब एक साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और दूसरी साइड का अमाउंट डिफरेंस आ जाएगा। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर सेल करा 50,000 और यहाँ परचेज कर दिया 40,000, तो अब यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री, और अगर दोनों साइड बराबर होती है तो हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस इज एग्री, और वो एरर का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आया है। अब मेरी एक बात सुनिए, अगर मैंने परचेज की जगह पर, सुनना ध्यान से, अगर मैंने परचेज की जगह पर क्या करा गलती, परचेज की जगह पर यहां पर राम दिखा दिया है ना, यहां पर क्या दिखा दिया, मान लो राम अकाउंट में जाके दिखा दिया और अमाउंट वही डाला 40,000 रुपए, ठीक है जी। परचेज की जगह पर मैंने यहाँ पर एक मिनट, ये रहा 50,000। लेट्स सपोज कि ये होना था। अभी एग्री है ट्रायल बैलेंस 50 और 50, 50 और 50 एग्री है, तो सेल 50,000 है और राम अकाउंट 50,000 रुपए, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, अगर फॉर एग्जांपल राम अकाउंट में 50,000 आना था और आपने गलती से राम की जगह पर क्या कर दिया, श्याम में डाल दिया। अब एरर तो है, एरर तो है, राम अकाउंट में जाना चाहिए था, श्याम में डाल दिया, गलती तो है, पर अमाउंट वही डाला। और राम भी डेबिट होना चाहिए था और श्याम भी डेबिट होना चाहिए था, सही जगह है, सब कुछ सही है, अमाउंट में कोई गलती नहीं है, पर राम की जगह पर श्याम कर दिया, बस ये गलती हो गई। इसको बोलते हैं कि आपने दूसरे अकाउंट में गलत पोस्टिंग कर दी, राम के अकाउंट में जाना चाहिए था, आपने श्याम के अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे केस के अंदर आपका ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर रहा है, देखो बराबर है ट्रायल बैलेंस, बट एरर तो है। इसलिए ट्रायल बैलेंस अगर बराबर है तो उसको कहते हैं एग्री, ट्रायल बैलेंस इज एग्री। और ट्रायल बैलेंस अगर बराबर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस नॉट एग्री। कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनसे गलती होने की वजह से भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। कुछ ऐसे एरर होते हैं जहां पर गलती तो होती है पर ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच करता है, इसको बोलते हैं ऐसे एरर जहां पर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है। और कुछ ऐसी गलती होती है जहां पर ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता है, एरर से ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ी दिखने लग जाती है। सर एक चीज बताऊं आपको, वो कौन से एरर है जिनसे ट्रायल बैलेंस एग्री होता है गलती की वजह से भी और जिनसे ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता। आपको बताऊं, वो सारे एरर जहां पर अमाउंट में, फिगर में गड़बड़ी हुई है, वहां ट्रायल बैलेंस गड़बड़ कर जाएगा, वहां एग्री नहीं होगा। अगर अमाउंट वही है और सर अकाउंट में गड़बड़ी हुई है तो इससे कभी भी इन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, समझो ना। मेरे दोनों साइड बराबर, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर कब आएंगी, जब अमाउंट सही होंगे। अब इनमें यहां पर कुछ भी लिख दो क्या फर्क पड़ता है ना। यहां पर अगर सही चीज लिखी है डेबिट साइड तो बराबर आ जाएगा। तो मतलब कोई भी ऐसी गलती जिनकी वजह से अमाउंट में, फिगर में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो वहां ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, वहां ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। पर कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी मिस्टेक, एरर जहां पर अमाउंट, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बिल्कुल ठीक थे, पर उनके पर्सनल अकाउंट में दिक्कत है, मतलब सेल की जगह परचेज दिखा दिया, राम की जगह श्याम दिखा दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस एग्री कब नहीं करेगा, जहां फिगर में दिक्कत है। और एक और चीज, एरर ऑफ ओमिशन। अगर कंप्लीट ओमिशन है, भाई राम, मेरे को यहाँ पर परचेज, मेरे को यहाँ परचेज दिखानी थी 50,000 रुपए, मुझे यहाँ परचेज दिखानी थी 50,000, ठीक है, यहाँ परचेज दिखानी थी 50,000 और मैं दिखाना भूल गया। अगर मैं पूरी एंट्री करना भूल जाऊं तो उसका इंपैक्ट भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। भाई परचेज, सैलरी पे करी मैंने तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट में आना चाहिए, कैश कम हो जाना चाहिए था, डेबिट और क्रेडिट से सेम इफेक्ट आता। पर अगर मैं पूरी एंट्री करना भूल जाऊं तो उससे ना तो डेबिट बढ़ेगा ना क्रेडिट बढ़ेगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कंप्लीट ओमिशन में क्या होता है,
ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, क्योंकि आप पूरी एंट्री करना भूल गए तो पहले भी बराबर ही था ट्रायल बैलेंस, अब भूल गए हो पूरी की पूरी तब भी बराबर है। पर अगर आप एक वन साइडेड एरर होगा वहां ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, क्योंकि एक अकाउंट को तो आपने दिखा दिया सही और दूसरे अकाउंट को करना भूल गए। अब कैश तो कम कर दिया, उतने से आपने डेबिट साइड को देखो, क्रेडिट साइड तो कम करी, डेबिट साइड कम करा, उतने से क्रेडिट साइड कम नहीं करी, या डेबिट बढ़ा दिया क्रेडिट साइड नहीं बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा ट्रायल बैलेंस पर, राइट। तो कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, ट्रायल बैलेंस इज एग्री, क्योंकि आप पूरी एंट्री भूल जाते हो, ना तो डेबिट करते हो ना क्रेडिट करते हो। पर पार्शियल ओमिशन में ट्रायल बैलेंस इज नॉट एग्री। ठीक है जी, चलिए चलिए, तो अब आ जाते हैं एरर ऑफ ओमिशन, यहां पर कंप्लीट होता है, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं जितनी आनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल पे। आज दो ही एरर कर पाएंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी दो कैटेगरी है। पहली कि भैया देखो, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है ना, ये बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए। मैंने एक कार खरीदी दोस्तों, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उस पर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कार खरीदना, ऐसे खर्चे जिनका हम यूज मोर देन अ 1 ईयर करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। मैंने पैनल खरीदा हुआ है, इसमें मैंने खर्च करा है पैसा, पर इसको मैं 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा ना, तो ये जो खर्चा हो गया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और अब मैंने बाइक खरीदी, बाइक आप खरीदते हो, कार खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, कुछ भी खरीद लेते हो आप जिसका यूज मोर देन 1 ईयर करते हो वो एक्सपेंडिचर आपके क्या हो जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। पर अगर आप उस बाइक पे पेट्रोल डलवाते हो तो वो पेट्रोल विद इन 1 ईयर तो कंज्यूम कर लेते हो ना, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जिनका यूज हम मोर देन 1 ईयर करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और ऐसे खर्चे जिनका यूज विद इन 1 ईयर हम कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अभी के लिए छोटी बात इतनी, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी बहुत सारी चीजें होती है कैपिटल रेवेन्यू में, इतनी सी खत्म नहीं होता, पूरे 1 घंटे का टॉपिक है ये पूरा, ठीक है। अब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सिद्धांत। जिस खर्चे को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था, अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई खर्चा होता है वो एसेट्स होते हैं, और अगर कोई खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है खर्चे के नाम से। लेट सपोज कि मैंने मशीन खरीदी, अभी मैंने डेप्रिसिएशन में आपको पढ़ाया था कि मैंने मशीन खरीदी, और मशीन से घर तक का जितना भी खर्चा होगा, घर तक कह रहा हूं, मशीन को लेकर फैक्ट्री में रेडी टू यूज तक का जितना भी खर्चा होगा वो मशीन अकाउंट में आना चाहिए था, राइट। यही मैंने बताया था ना कि मशीन की परचेज कॉस्ट, मशीन को लाने का खर्चा, उसका कैरिज खर्चा, भाड़ा किराया, उसको अनलोड कराने का खर्चा, ये जितना भी खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, ये जितना भी खर्चा, इट इज अ पार्ट ऑफ मशीन। तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो मशीन, वो एसेट के पार्ट माना जाता है। और अगर आपने इस खर्चे को, जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, मशीन को इंस्टॉल कराने का खर्चा, तो ये मशीन की कॉस्ट में जाकर मशीन अकाउंट को डेबिट कराएगा। पर अगर आपने इसको इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया तो आपने प्रिंसिपल का, सिद्धांत का गलत प्रयोग करा। आपने जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए था उसको रेवेन्यू मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एसेट अकाउंट में जुड़ता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है अपने मेन अकाउंट में जुड़ता है। जैसे इंस्टॉलेशन खर्चा है, वेजिस पे करी है तो वेजिस अकाउंट में आएगा, सैलरी पे करी है तो सैलरी अकाउंट खुलेगा, इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपने नाम से जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स नाम से जाते हैं। तो अगर आपने कोई खर्चा कैपिटल था पर आपने उसको रिवेन्यू ट्रीट कर लिया, एक एरर हो सकता है। वो खर्चा रिवेन्यू था, आपने उसको कैपिटल ट्रीट कर लिया, ये दूसरा एरर हो सकता है। इसमें भी 2 टाइप के एरर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, था वो खर्चा रिवेन्यू, पर आपने उसको क्या कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है। तो ऐसे केस के अंदर इसको कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर आपने सिद्धांत का गलत यूज करा है। एग्जांपल देख लीजिए एक एक, आगे बढ़ते।
मशीन परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस of rupees 10,000 for ready to use। ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ कि हमने कोई मशीन खरीदी, उस पे इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 10,000 रुपए का रेडी टू यूज करने के लिए। अब आपको मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया था मशीन खरीदने से लेकर रेडी टू यूज तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो मशीन अकाउंट में जाएंगे, मशीन का पार्ट माना जाएगा। पर अपने एंट्री क्या कर दी, अब एंट्री क्या कर दी इन्होंने, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में डाल दिया खर्चा, इंस्टॉलेशन खर्चा इंस्टॉलेशन में डाल दिया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्या है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन का कॉस्ट बनाना चाहिए था, उसने क्या करा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस को मशीन अकाउंट में डालते हुए उसके अलग अकाउंट खोल के रिवेन्यू मान लिया। जब भी अलग अकाउंट खोलता है उसका मतलब रिवेन्यू है। 10,000 से एंट्री आपने यहां कर दी, ये गलत हो गया। इसमें गलत क्या है, इसमें गलत ये है कि ये इंस्टॉलेशन खर्चा है, ये इस नाम से नहीं आना चाहिए था। कैश तो देखो कम हुआ है, ये तो मशीन खरीदने में भी कम होता है, वैसे भी कैश में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा तो गया है ना, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है कि ये इंस्टॉलेशन खर्चा इसके नाम से ना आते हुए मशीन अकाउंट के नाम से आना चाहिए था, वहां की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था, तो इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करा जबकि था कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारी होगी रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। ठीक है, ये हमने कर दी रॉन्ग एंट्री। पर हमने क्या करना है, इसको करेक्ट कैसे करना है, करेक्ट में क्या करना है, देखिए सिंपल सी है, जो आपने गलती करी है ये करेक्ट है, इसको कुछ नहीं करना, ये छोड़ दो, ये सही था। यहां पर जो एंट्री करी है उसमें गलती कहां है, रॉन्ग कहां हुआ, यहां हुआ है, इस पोर्शन में रॉन्ग नहीं हुआ। क्योंकि इंस्टॉलेशन जब खर्चा पे करोगे तो कैश तो तब भी जाएगा ही, है ना, इंस्टॉलेशन खर्चा पे करोगे तो कैश तो तब भी जाएगा ही। ठीक, तो कैश की एंट्री बिल्कुल ठीक है जो आपने करा, पर यहां गलती हुई, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो आपने डेबिट कर रखा है वो गलत है। इसको ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, अपोजिट क्रेडिट, तो खत्म कर दो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, क्या हो जाएगा, क्रेडिट 10,000 से। अब इसका मतलब जो आपने डेबिट कर रखा था उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया, खत्म हो गई बात यहां पर। तो अब जो मैंने एंट्री पास करी थी, रॉन्ग एंट्री पास करी, तो उसका जो इंपैक्ट आ रहा था डेबिट साइड में वो खत्म कर दिया इंस्टॉलेशन एक्सपेंस नाम से। ठीक है सर। इसके बाद यहां पर क्या आएगा, अब आना क्या चाहिए था, वहां मशीन आना चाहिए, मशीनरी अकाउंट में आना चाहिए था। बेसिकली कहानी यही थी कि वो इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन में आना चाहिए था, आपने उसको इंस्टॉलेशन में डाल दिया, तो रिवेन्यू मान ले, जबकि वो कैपिटल होना चाहिए था। जो रिवेन्यू माना उसको हमने कैंसिल करा और जो मशीन की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए था हमने जोड़ दिया, दैट्स द पॉइंट। क्लियर, और इस तरीके से आपका ये खत्म हो गया है। अब आपने क्या करा, मशीन रेडी टू यूज हो गई, इसका एग्जांपल देखो। अब यहां पर पॉइंट क्या था कि भाई वो खर्चा, ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर था, आपने इसको रिवेन्यू ट्रीट कर लिया था, इसलिए मैंने इसको ठीक करा, रिवेन्यू हटा के दोबारा कैपिटल बनाया, इसको बोलते हैं करेक्ट एंट्री। अब यहां पर जो एग्जांपल ले रहा हूं वो था रिवेन्यू, पर आपने उसको कैपिटल मान लिया। एग्जांपल ये है कि मशीन इज रेडी टू यूज आफ्टर सम टाइम, a repair cost of 50,000। कुछ समय बाद मशीन रेडी टू यूज हो गई थी, चलनी भी लग गई थी, और कुछ समय बाद हमने एक रिपेयर कराया मशीन के अंदर 50,000 रुपए का। अब एक्चुअली जब मशीन रेडी टू यूज हो जाती है उसके बाद के जितने भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट होते हैं। तो अब एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी। पर यहां पर इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी कि रिपेयर का खर्चा भी मशीन में जोड़ दिया। तो रिपेयर एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको आपने कैपिटल ट्रीट कर लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कैपिटल ट्रीट कर लिया। अब ठीक करने के लिए क्या करूंगा, जो कैपिटल ट्रीट का उसको कैंसिल करूंगा, उसको वापसी रेवेन्यू बनाऊंगा। तो इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी, रॉन्ग एंट्री में इन्होंने क्या करा, देखिए जो पैसा गया वो तो ठीक था कि आपके जो 50,000 गए रिपेयर कराने वो तो ठीक था, वो आना चाहिए था रिपेयर अकाउंट पे, आपने मशीन अकाउंट में डाल दिया, गलत है। मशीन अकाउंट में नहीं आएगा, मशीन रेडी टू यूज के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। आना कहां चाहिए था, आना चाहिए था सर आपके पास
आना चाहिए था आपके पास रिपेयर में और आपने डाल दिया मशीन में, तो मशीन को खामखा डेबिट कर रखा है, इसको कैंसिल कर देंगे और रिपेयर में डालना चाहिए था आपको, डाल देंगे। तो एंट्री होगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 50,000 50,000। इस तरीके से आपका जो रेवेन्यू वाला पार्ट था हमने उसको कैपिटल ट्रीट कर लिया था, और कैपिटल ट्रीट करने के बाद हमारी गलती होगी क्योंकि हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल करा, तो हम उसको ठीक कर दिया। तो ये दो एग्जांपल से हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ ओमिशन यहां पर देखेंगे, हेडिंग एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या कहता है? देखिए, ओमिशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो ओमिशन क्या कह रहा था? ओमिशन कह रहा था कि भाई अगर आप कोई एंट्री करना ही भूल गए पूरी की पूरी, या फिर कुछ पार्ट ऑफ द एंट्री भूल गए हैं, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन में डाला। दूसरा हमने कहा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, उन्होंने कहा कि देखिए अगर कोई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और आप उसको कैपिटल मान लेते हैं तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाता है, या फिर अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई चीज है और आपने उसको रिवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया तो वो आपके पास एरर ऑफ प्रिंसिपल में आ जाता है। तो प्रिंसिपल क्या है ये आ गया सर, ये क्या है ओमिशन क्या था वो समझ में आ गया। बट सोचो सोचो, मेरे को श्याम के अकाउंट में डालना था और मैंने गलती से राम के अकाउंट में डाल दिया एंट्री, ये कहाँ आएगा? सोचो, मुझे 50,000 डालना था, मैंने 5,000 डाल दिया, ये कहां पर आएगा? मैंने कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी, पिछले साल टोटल करा तो 50,000 रुपए था और उसको कैरी फॉरवर्ड करने में 49,000 कर दिया, तो कैरी फॉरवर्ड मिस्टेक कहां पर आएगी? दोस्तों ऐसी सारी एरर्स को हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। देखिए मैं एक लिस्ट लिखता हूं और वो लिस्ट से जितनी भी एरर्स है वो इस लिस्ट में एरर में ये एरर ऑफ कमीशन माना जाएगा। लिखेंगे एरर ऑफ कमीशन रेफर टू दोस error of commission refer to those errors which arise due to wrong entry, which arise due to wrong recording, which arise due to wrong posting, wrong carry forwarding, wrong casting of subsidiary book, और wrong balancing। और भी बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए इसके भी यहाँ पर हमें ना क्वेश्चंस करना होगा, अदरवाइज ऐसे हम कर नहीं पाएंगे। तो एक क्वेश्चन से समझेंगे, एक कोई भी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उससे हम करते हैं ये क्वेश्चन। रॉन्ग रिकॉर्डिंग, पहले मैं इन चीजों को समझा देता हूं आपको। रॉन्ग रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? रॉन्ग रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि आपने अकाउंट में गलती कर दी, राम की जगह पर श्याम के अकाउंट में डाल दिया, सोहन की जगह पर मोहन के अकाउंट में डाल दिया, या फिर 50,000 की जगह पर 60,000 डाल दिए, या फिर 65 की जगह पर 56,000 डाल दिए। तो जब इस तरीके की एरर होते हैं उसको रॉन्ग रिकॉर्डिंग कहा जाता है, आपने रिकॉर्ड करने में ही गलती कर दी। अब आ जाता है अगला पॉइंट, रॉन्ग पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब ये हुआ कि हमने पोस्ट करने में गलती करी है। एंट्री मैंने पास करी थी, जब मैं लेजर में पोस्ट कर रहा था वहां गलती हो गई। मैंने एंट्री पास करी सही, मैंने कहा भाई परचेज खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने एंट्री पास करी, पर जहां परचेज बुक में जाना चाहिए था वहां गलती से मैंने सेल बुक में डाल दिया। रॉन्ग पोस्टिंग कहते हैं इसे। रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा अब तो ये रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग की कोई गलती होती नहीं है, मैनुअली जब होता था तब होती थी। क्योंकि मैनुअली में क्या होता था, हम जब एंट्री एक रजिस्टर में पास करते थे, बेसिकली अकाउंटिंग किसमें होती है? रजिस्टरों में होती थी। अब रजिस्टर में हम एंट्री पास करें, रजिस्टर भर गया, एक पेज भर गया। अब एक पेज से दूसरे पेज में हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता था अमाउंट। भाई रजिस्टर के पेज होते ही कितने, कितनी एंट्री आ जाएगी उसमें? ये रजिस्टर का पेज है और ये दूसरा पेज है।
अब यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 एंट्री करी और यहाँ भर गया, तब इसका टोटल मैंने करा। अब ये टोटल जो भी आएगा उसको मैं पहले ओपनिंग बैलेंस ही डालूंगा अगले रजिस्टर में। तो ये जो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था यहाँ पर गलती हो गई। अब ये मैनुअली में कैरी फॉरवर्ड की गलती होती थी, यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड की गलती नहीं होगी भैया। टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कभी कोई रजिस्टर होना पड़ेगा, उसमें तो जितनी मर्जी एंट्री पास कर दो, वो तो रजिस्टर लंबा है, वो खत्म ही नहीं होता, इनफाइनाइट रजिस्टर है जब तक आपकी हार्ड डिस्क खत्म नहीं होगी। तो जब तक हम कह रहे हैं कि रॉन्ग कैरी फॉरवर्डिंग का मतलब क्या है, एक पेज से जो दूसरे पेज में हम अमाउंट ट्रांसफर करते थे कैरी फॉरवर्डिंग कहते थे, और यहाँ पर ट्रांसफर करने में यहाँ 50 था, वहां गलती से 51 कर दिया, इस तरीके की भी कैरी फॉरवर्डिंग की गलती होती है। इसके बाद आपने देखा हो कई सारी सब्सिडरीज बुक होती है। सब्सिडरी बुक मतलब कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, कैश रिटर्न, सेल रिटर्न, इस तरीके की बहुत सारी सब्सिडरी बुक होती है, आपने पढ़ा होगा। अब इन सब्सिडरी बुक का हम क्या करते थे, टोटल करते थे। हमने क्या करते थे, टोटल करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल बुक बनाई, तो मैंने यहाँ पर इसका टोटल करा, यहाँ टोटल करा, यहाँ लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। तो टोटलिंग में जब आप गलती कर देते हो, टोटल करने का बोलते हैं कास्टिंग। क्या कहते हैं, कास्टिंग। तो टोटलिंग में जब आप गलती करते हो, यहाँ पर भाई इसका टोटल करने पे गलती हो गई, इसका तो सर बैलेंस में नहीं कह रहा मैं, ये जो बाय बैलेंस सीडी होता है उस पर नहीं कह रहा सर, टोटल करने में गलती कर दी, इसको रॉन्ग कॉस्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक कहते हैं। मतलब टोटल का कास्टिंग का मतलब था टोटल करने में गलती कर दी, अमाउंट के टोटल करने में यहाँ पर गलती हो गई। पर सर टोटल में गलती नहीं हुई, मैं यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आएगा 50,000 और यहाँ पर था कुछ अमाउंट। अब यहां से यहाँ बैलेंसिंग निकाला और इस बैलेंसिंग लिखने में गलती हो गई, मतलब बाई बैलेंस सीडी या बाई बैलेंस बीडी, इनमें आपने इसको निकालने में गलती कर दी, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग बैलेंसिंग। तो दोस्तों ये कुछ एरर्स होते हैं जो हमारे कहां पर आते हैं, एरर ऑफ कमीशन में आते हैं। सबके मतलब समझा दिए मैंने आपको, सब कुछ क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं मॉड्यूल का, और उस मॉड्यूल के क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं एरर ऑफ कमीशन क्या है। उसके बाद हम कहेंगे कंपनसेटिंग एरर, करेंगे एंड फिर डायरेक्टली स्टेजेस ऑफ दी उसमें चलेंगे। अब जो नए मॉड्यूल है उसमें सर क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए हुए नई मॉड्यूल, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन। नया मॉड्यूल इंस्टीट्यूट ने अच्छा बनाया नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, जितने हैं उसमें से ट्राई कर लेते हैं। सीखने से मतलब होना चाहिए। और सर जब पेपर के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आता है, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज का आता है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आ रहा है, सर ये इसमें आप खुशकिस्मत समझो, क्योंकि आप कब से पढ़ते हुए आ रहे हो, 11th क्लास से। डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ये 11th 12th बीकॉम फाउंडेशन सब जगह पढ़ा है। अगर आप इनको पढ़कर भी गलती कर रहे हो ना, तो मतलब आपके पढ़ने में कहीं ना कहीं कमी है, आपके पढ़ने में कहीं कहीं कमी है। मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, फाइनल अकाउंट जो आपने 11वीं में पढ़ा था, सीबीएसई बोर्ड से जो होंगे और बाकी अलग अलग बोर्ड में तो डिफरेंट 12वीं में पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा। फाउंडेशन में जो फाउंडेशन तो पढ़ा होगा, डायरेक्ट एंट्री आए एक्सक्यूज नहीं दे सकते, बीकॉम में पढ़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट पढ़कर आए हुए हो। भाई इंटरमीडिएट में जो फाइनल अकाउंट है और ये बाकी जगह पर 11वीं 12वीं फाउंडेशन आपके पास इधर बीकॉम, इनमें जो फाइनल अकाउंट है 1% का चेंज नहीं है, 1% का चेंज। क्या चेंज क्या होगा, 1-2 एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो होगा। सर मैं पढ़ाऊंगा आपको फाइनल अकाउंट रिवीजन में, देखना किस तरीके से कराऊंगा आपको, कितनी सारी एडजस्टमेंट होती है। सर तब भी अगर आप नहीं कर रहे ना, तब भी फाइनल अकाउंट की गड़बड़, पेपर में आता है फाइनल अकाउंट, तब भी आप गलती कर रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में गलती है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे देखता हूं, मैं अकाउंट रट रहे होते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं आपसे, फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ने का मजा तभी है जब आपका बेस बहुत अच्छा होगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है ना, तो आप फाइनेंशियल अकाउंट में आपको मन लगेगा पढ़ने। 11th क्लास में मेरा बेसिक बहुत बेकार था फाइनेंशियल अकाउंट, तो एक टीचर थे मेरे भैया, कहता था उनको मैं, उन भैया ने मुझे कहा देख भाई फाइनल अकाउंट कोई भी अकाउंटिंग अगर आप करेगा, अकाउंट तेरी, हाँ अगर तू कॉमर्स लाइन में है ना, तो अकाउंट को छोड़ नहीं सकते, तो अकाउंट तेरी हर पढ़ाई पर अकाउंटिंग आएगा ही आएगा। मैंने बीकॉम करने की ट्राई करी, उसमें भी पढ़ाई अकाउंटिंग आया। मैं एमकॉम करने का सोचा, उसमें भी अकाउंटिंग आया, एमकॉम में भी अकाउंटिंग थी मेरी, बीकॉम में भी एक्टिव, सीएमए करा उसमें भी अकाउंटिंग है, फाइनल अकाउंट उसमें भी अकाउंटिंग, फोर्थ ग्रुप में अकाउंटिंग, हर जगह अकाउंटिंग से घिरा हुआ था। उन्होंने मुझे समझाया कि भाई कुछ भी कर ले, तो कोई भी कोर्स कर ले, अकाउंटिंग आनी ही आनी।
तो मैंने कहा भैया मुझे तो समझ ही नहीं आता बेसिक में कहाँ डेबिट करूँ, क्यों, कब क्रेडिट होता है ये। मेरी 11वीं के अंदर बहुत बेकार अकाउंटिंग थी, मेरी अच्छी कैसे हुई। उन भैया ने मुझे पता क्या करा, उन भैया ने मुझे बताया कि भाई देखो अकाउंटिंग हर जगह है, अभी भी वक्त गया नहीं है, अगर तू पढ़ना चाहता है मैं तेरे को बेसिक से पढ़ाने को रेडी हूँ। उन भाई ने मुझे 3 महीने पढ़ाया बेसिक से। हालांकि उस टाइम पे फीस कितनी होती थी, 500-600 रुपए महीने की मैं दे देता था, उनके घर चले जाता था। उन्होंने मुझे बेसिक से अकाउंटिंग पढ़ाई। अब जब उन्होंने मुझे बेस अच्छा कर दिया ना मेरा, तो मुझे मजा आने लगा पढ़ने में। मुझे मजा, आज मुझे 8 साल हो गए अकाउंट पढ़ाते हुए, 8 साल लगभग हो गए। इतना मजा आता है अकाउंट पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। कब आता है, क्योंकि आपका बेस बहुत अच्छा है, आपको चीजें पता है कि यार ये डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कभी भी आप जब अकाउंट में फंसते हो ना, या रटने की कोशिश करते हो, या कोई चीज समझ नहीं आती, वो इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उससे पहले की चीजें समझ नहीं आई। मुझे साइंस में कुछ नहीं आता। अब कोई डी क्लास का बच्चा ही मुझसे कहेगा ना भैया साइंस में चीजें बता दो, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा बेसिक दूसरी क्लास का तीसरी, जब भी पहली बार साइंस पढ़ी तब बेसिक क्लियर नहीं। अब मैं कुछ भी कह रहे हैं मुझे आएगा ही नहीं समझ, वो जो कोई मुझे नई चीज भी सिखा देगा तब भी समझ नहीं आएगा। इसलिए बेसिक बहुत जरूरी। इसलिए जब मैं अपने पेड क्लास लेता था, मैंने 31 आवर्स लगाए, 11वीं क्लास की बुक पढ़ाई है मैंने अपने अकाउंट में, फाइनेंशियल अकाउंट में। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास पेड में जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता। 31 घंटे लगाकर मैंने अपना बेसिक समझा है, इसलिए मेरी क्लास 200 घंटे के पार की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 31 घंटे में तो बेसिक पढ़ाया है मैंने। ये डेप्रिसिएशन जो आपने 5 घंटे में पढ़ा के आया ना, इसके लिए 15 घंटे लगाया, क्योंकि यही तो बेस है। अगर यही नहीं आएगा तो आगे नहीं कर पाओ। इसलिए मेरे बेसिक में 80 घंटे है। इस वजह से जो बड़े बड़े चैप्टर है ना, उनमें इतना टाइम नहीं लगाया मैंने, क्योंकि बेसिक अच्छा हो गया। जो बेसिक पार्ट है, जैसे कि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग हो गया, जितना भी बेसिक 11वीं का बेसिक है, प्लस डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिल ऑफ एक्सचेंज, इस तरीके के फाइनल अकाउंट और एनपीओ, ये है बेसिक चैप्टर। अगर ये आ गया आपको तो आप कोई भी अकाउंटिंग कर लोगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट आ गया मतलब नॉमिनल नेचर सीख लिया आपने। और इन्हीं में 100 घंटे लगा रखे मैंने, इन्हीं चैप्टरों में 100 घंटे। सोचो आप, 100 घंटे इन बेसिक को समझाने में लगाए। कैसे नहीं लगाया, बच्चा 82 नंबर लेकर आया। 2 बच्चे ऐसे हैं जो 82 मार्क्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेकर आए, क्योंकि बेस बहुत अच्छा था। अब जो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं वो तो फेल होगा, ये तो क्लियर है ना आपके दिमाग में, भाई मैं नहीं पढ़ रहा तो मैं तो फेल होऊंगा, सिंपल सी बात है यार। तो ये चीज है सर, बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार इसमें ये करता हूं, मैं स्टूडेंट के दिमाग में जो चीज नहीं भी आती ना, वो भी निकाल के लाता हूँ कि देखो ये सोचा नहीं ना तुमने, सोचो अगर ये हो जाता तो क्या होता। ये होता है सर। इसलिए मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि नंबर्स ऑफ आर कितने हैं, क्या कहते हैं। वो स्टूडेंट में से क्लास खरीदते टाइम हमारे स्टाफ से पूछता है कि कितने घंटे, वो कहता है 200, वो हिट जाता है, कहता है 200 घंटे, ये कैसे होगा। आपका बेसिक क्लियर है, 100 घंटे गए आपके, 100 ही घंटे में कर लो पूरा एडवांस। ये चीज होती है दोस्त। पर वो बच्चे से मैं कहता हूँ कि भैया मत करो ऐसा, बेसिक पढ़ लो, बहुत अच्छी चीज है। वो छोड़ देता है तो वो फंस जाता है आगे क्वेश्चन। देखिए रेक्टिफिकेशन एरर में क्वेश्चन ही नहीं है सर, क्या करे। छोड़ो, एक काम करते हैं, अभी तो मैं ऐसे करा देता हूँ, बट मैं अपनी बुक से करा दूंगा। आप 2016 सिलेबस की बुक है, मेरी बुक में स्कैनर 2016 सब इंक्लूड है, तो मैं तब करा दूंगा। अभी के लिए मैं आपको इस तरीके से करा देता हूँ, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और उस क्वेश्चन के हिसाब से करा देता हूँ। ठीक है जी, चलिए कुछ एग्जांपल समझाने के लिए देते हैं। अभी तो है नहीं बुक क्वेश्चन, तो इसमें से कुछ एग्जांपल लेता हूँ। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑफ ₹5,000 बट रिकॉर्डेड एज 50,000। अब ये एंट्री है दोस्तों, गुड्स परचेज करा 5,000 मोहन से। अब जब भी आप गुड्स खरीदते हो, अब बच्चे ये समझ लो गुड परचेज करता है, वो कहता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत, परचेज टू कैश नहीं होगा भाई, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट होगा। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं और किसी के नाम से गुड्स परचेज करते हैं, कहीं पर लिखा है कैश, अगर कहीं पर नाम आ जाता है तो ऐसे केस के अंदर वो उधार पे खरीदा होता है। इसलिए हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए खर्चा है, और मोहन को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो क्रेडिटर है। तो सही एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 5,000 से, और आपने एंट्री कर दी 50,000 से। आपने कितने से एंट्री कर दी, 50,000 से। एंट्री सही करी है, एंट्री में कोई गलती नहीं है, अमाउंट में गलती करती। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट ये होगा। सर परचेज डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि खर्चा है, और मोहन क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि
क्रेडिटर है, क्रेडिटर उधार पे लिया है ना, पैसा वापस देना होगा। सर 50,000 से एंट्री पास कर दी, कितने से रिकॉर्ड कर दिया, 50,000 से। और अगर आप तो 5,000 से रिकॉर्ड कर रहा था तो आपने कितना ज्यादा कर दिया, कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, 45,000, उतने से खत्म कर दो। ये आपकी है रॉन्ग एंट्री। और करेक्ट एंट्री के लिए क्या करना होगा, अगर आपने 45,000 दोनों में ज्यादा दिखा दिए तो दोनों को रिवर्स कर दो। सर मोहन को 45,000 से क्रेडिट ज्यादा दिखाया है, मोहन को डेबिट कर दो, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसा करने से क्या हुआ, रिवर्स करने से जो ज्यादा दिखाया था वो ऑटोमेटिकली कम कर देंगे, 45,000 45,000। ठीक है सर, कुछ बेसिक एग्जांपल। गुड सोल्ड टू रोहन ऑफ रुपीज 10,000 but recorded in रोहन अकाउंट। अब भैया मैंने गुड्स बेचा रोहन को, फिर से नाम आ गया, इसका मतलब मैंने उधार पे बेचा। अगर गुड्स मैं रोहन को बेचता हूं तो सही एंट्री होनी चाहिए थी, रोहन को डेबिट करेंगे क्योंकि रोहन हमारा डेटर है, उससे हमें पैसा लेना है। और टू सेल, सेल मेरी इनकम हो गई, इसलिए एंट्री होनी चाहिए थी रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। पर रोहन की जगह पर कहां डाल दिया, सोहन के अकाउंट में डाल दिया। कहां डाल दिया दोस्तों, सोहन के अकाउंट में डाल दिया। तो रोहन डेबिट होना चाहिए था और आपने सोहन को डेबिट कर दिया, तो आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर। सर रॉन्ग एंट्री ये हुई, रॉन्ग एंट्री ये हुई कि सोहन अकाउंट डेबिट कर दिया सर, जबकि सोहन का तो बात ही नहीं हुई, हमने तो रोहन को बेचा है, एंट्री ये कर दी 10,000 10,000। ठीक है, अब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सर सही एंट्री होनी चाहिए थी रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने तो रोहन को बेचा है ना, तो रोहन हमारे लिए डेटर होना चाहिए, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। अब कहानी ये है कि होनी चाहिए थी ये, कर दिया आपने ये, इसका मतलब आपने सोहन को डेबिट कर रखा है, जो कि सोहन आना भी नहीं चाहिए था, सोहन डेबिट नहीं होना चाहिए था और सोहन की जगह पर रोहन डेबिट होना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। ये एंट्री करिए आपने एक्चुअल में, ये होनी चाहिए थी, ये हमारे दिमाग में है, ये होनी चाहिए थी, ये करी है। तो सोहन डेबिट कर रखा है, ये नहीं होना चाहिए था। सोहन को ठीक करने के लिए क्या करूं, सोहन को कैंसिल कर दो, तो रेक्टिफाई एंट्री होगी, भाई सोहन को हमने कैंसिल कर दिया हटाकर, है ना, क्योंकि डेबिट हो रखा था और ये होना भी नहीं चाहिए। और जो रोहन होना चाहिए था उसको कर दो, तो रोहन अकाउंट डेबिट टू, और सेल से सेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेल जो क्रेडिट करा है वो एक्चुअली में भी क्रेडिट ही होना चाहिए था, इसलिए सेल की एंट्री ठीक है, रॉन्ग में भी सेल ठीक की जगह पर, गलती हुई है सिर्फ इस अकाउंट में। राइट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये बेसिक है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, आपके पास एरर ऑफ कमीशन कहा जाता है। ठीक है सर, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बस समझने के लिए। मशीन परचेज ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम मोहन बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर हमने मशीन खरीदी थी 50,000 रुपए की, मोहन से खरीदी थी मशीन, और आपने उसको कैश बुक में डाल दिया। मतलब सही एंट्री क्या है, आपने गलत एंट्री क्या करी, मशीन तो खरीदी तो मशीन अकाउंट तो डेबिट किया आपने, जबकि मशीन उधार पर खरीदी गई है मोहन से, और आपने इसको कहां पर कर दिया, कैश बुक में डाल दिया। मतलब एंट्री पास कर दी मशीन टू कैश, जबकि होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो सही एंट्री अब इस बार रेक्टिफाई खुद करो, इस बार रेक्टिफाई खुद करो, सीधा रेक्टिफाई एंट्री पास करो। कैसे होगा, अब ये सोचो कि सही एंट्री आपने गलत एंट्री क्या करी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। मशीन तो डेबिट होना चाहिए था, वो तो ठीक है गलत एंट्री में, पर टू कैश नहीं होना चाहिए था, टू कैश की जगह पर कैश क्रेडिट कर दिया, होना चाहिए था मोहन क्रेडिट। अब आपने क्रेडिट किया क्या, कैश, होना क्या चाहिए था, मोहन क्रेडिट होना चाहिए था। मशीन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो मशीन डेबिट करा है, वो होनी भी चाहिए थी। तो गलती कहां पर है कि कैश को क्रेडिट कर दिया, जबकि मोहन क्रेडिट होना चाहिए था, जो क्रेडिट करा उसको डेबिट करके कैंसिल कर दो। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट कर रखा था 50,000 से, कैश को कम कर दिया था, जबकि कैश में खरीदा ही नहीं है, उधार पर खरीदा, तो मोहन को लायबिलिटी बना लो,
मोहन को क्रेडिटर बना लो। मतलब क्रेडिटर नहीं बोलते, वेंडर कहते हैं। जब आप गुड्स उधार पे खरीदते हो तो क्रेडिटर कहा जाता है उस पर्सन को, और जब आप एसेट उधार पे खरीदते हो तो उस पर्सन को वेंडर कहा जाता है। देखो जी, ये कुछ बेसिक चीजें आपको मैंने डिस्कस करी। इसके बाद आता है यहाँ पर अब कंपनसेटिंग एरर। सर मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना अभी आपको, कंपनसेटिंग एरर। अभी मैं आपको ना एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तीनों स्टेजेस कराऊंगा, तो तीनों स्टेजेस आपको समझ में आ जाएगी। ये तो बेसिक चीज है। तीनों स्टेजेस जब मैं के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पर भी हम और प्रैक्टिस अभी कर लेंगे। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? कंपनसेटिंग, देखो नाम में ही क्या है, कंपनसेट करना है। कंपनसेटिंग एरर मतलब एक एरर का इफेक्ट दूसरे एरर पे खत्म हो। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। देखना इसके अंदर कंपनसेटिंग एरर आर दोज एरर, compensating error are those error in which effect of one error, effect of one error is nullify the effect of another error, nullify the effect of another error। ध्यान से देखिएगा, कंपनसेटिंग एरर क्या कहता है? कंपनसेटिंग एरर कहता है हमने दो गलती करी, एक एंट्री में भी गलत करा और दूसरी एंट्री में भी गलत करा। अब ये हुआ कि जो पहली एंट्री जो हमने गलत करी उसका जो इफेक्ट है वो हमारी दूसरे एरर की गलती से खत्म हो गया उस इफेक्ट। लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कोई एरर करा जिससे ना डेबिट साइड पे 1000 रुपए ज्यादा आ गया। एक गलती करी, एक एरर हुआ जिससे डेबिट साइड पे 1000 रुपए ज्यादा आ गया, ठीक है। अब मैंने दूसरी मिस्टेक कर दी, दूसरी गलती करी, उसमें डेबिट साइड पे 1000 रुपए ज्यादा दिखा दी। तो एक एरर पे 1000 रुपए कम दिखाए और एक एरर पे 1000 रुपए ज्यादा दिखा दे। मतलब एक में 1000 रुपए आना चाहिए था, आपने नहीं दिखाया, और एक में 1000 रुपए नहीं आना चाहिए था, आपने दिखा दिया, और दोनों डेबिट में हुआ। अब इसमें ज्यादा दिखा दिया और इसमें कम दिखाया, तो क्या हुआ सर? हमारा ये एरर कंपनसेट हो गया, क्योंकि एक गलती में 1000 कम दिखाया जबकि 1000 आना चाहिए था, और दूसरी गलती में 1000 रुपए ज्यादा दिखा दिया जबकि नहीं आना चाहिए था। तो ये जो ज्यादा दिखाया इसने कंपनसेट कर दिया पहले वाले एरर को। गलती तो है, गलती तो है दोस्तों, दोनों ही गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनसेट कर दिया तो रॉन्ग एंट्री खत्म हो गई, नहीं, दोनों ही गलत है। बट कंपनसेट करने से हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। आप एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ट्रायल बैलेंस बनाने पर, वो मैच करेगा, वो एग्री करेगा। कंपनसेटिंग एरर का यही है, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है इसमें, क्योंकि आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ट्रायल बैलेंस का टोटल बराबर आएगा तो पता नहीं चलेगा गलती, क्योंकि एक गलती ने दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ट्रायल बैलेंस में राम अकाउंट में डालना चाहिए थे 1000 रुपए, ठीक है, आपने 1000 की जगह पर डाल दिया 2000, ठीक है जी, ये हो गया, आपने ज्यादा दिखा दिया। और श्याम अकाउंट में डालने चाहिए थे 3000 और आपने 3000 की जगह 2000 दिखा दिया, तो एक जगह कम करा, एक जगह ज्यादा कर दिया, तो देखो दोनों ही डेबिट है, तो इफेक्ट तो वही आया। अगर मैं 3000 1000 डालता तो अभी टोटल 4000 आता, मैंने दो दो डालते तब भी टोटल रॉन्ग। एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को खत्म कर दिया, इसलिए हम कहते हैं इसको कंपनसेटिंग एरर। ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है, ट्रायल बैलेंस टोटलिंग में मैच कर जाता है, आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसको, एरर को। आपको वैसे एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा बिल्कुल देखकर, एक एक एंट्री चेक करके। ट्रायल बैलेंस के बेस पर एरर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इधर ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। ट्रायल बैलेंस इज एग्री इन दिस एरर, इन दिस एरर ट्रायल बैलेंस इज एग्री। इस एरर में ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाता है। एग्री होने का मतलब है बराबर आ जाता है। मैं एग्जांपल लेता हूं और फिर आप इस एग्जांपल को ठीक करेंगे। देखिए रॉन्ग में फिर कह रहा हूं, कंपनसेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि एंट्री गलत, एंट्री सही हो गई। एंट्री तो रॉन्ग है, हम उसको ठीक करना होगा, पर दो गलत एंट्री ने आपस में अपने आप को कंपनसेट कर दिया, पर है वो दोनों गलत, हम उसको दोनों को ठीक करेंगे, इसलिए कहा कंपनसेटिंग एरर। श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड, श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 100 इंस्टेड ऑफ 1000, while Ram account
was debited by 1000 इंस्टीड ऑफ 100। अब बात वो हो गई कि भैया देखो श्याम के अकाउंट में 100 रुपए डेबिट कर दिए, जबकि श्याम अकाउंट 100 से नहीं 1000 से डेबिट होना चाहिए था, 100 से नहीं 1000 से होना चाहिए था। एंट्री रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, देखो ये हुआ। सिर्फ श्याम और राम का देखते हैं भाई, श्याम अकाउंट को डेबिट करा 100 से, होना चाहिए था 1000 से, आपने 100 करा। दूसरे वाले में रॉन्ग क्या हुआ, राम अकाउंट को डेबिट करा, राम अकाउंट का डेबिट करा 1000 से, पर राम होना चाहिए था 100 से। अब जब ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया तो राम के अकाउंट में हमने दिखाए कितने, 1000 रुपए, और श्याम के अकाउंट में कितने दिखाए, 100 रुपए। तो टोटल करा था कितना आया, 1100 रुपए। बात समझ में आ गया। अब मैं इसको रेक्टिफाई करता हूं। रेक्टिफाई करने पे ये होगा कि श्याम अकाउंट जो 100 रुपए से दिखाया है, आना चाहिए था 1000 से, तो आप 900 से और बढ़ाओगे। तो इधर रेक्टिफाई एंट्री में क्या होगा, शाम को हम 900 से और बढ़ा देंगे। श्याम अकाउंट हम क्या करेंगे, 900 से और बढ़ा देंगे, 900 जोड़ देंगे इसमें। 100 तो जोड़ा था, 1000 आना चाहिए था, 100 ही जोड़ा, 900 और जोड़ दो। और दूसरे का रेक्टिफाई होगा कि राम अकाउंट 1000 से डेबिट कर दिया, जबकि 100 रुपए से होना चाहिए था, तो 900 रुपए एक्स्ट्रा कर दिया आपने, इसलिए राम अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बाकी अभी इसका दूसरा इफेक्ट भूल जाओ, राम अकाउंट का क्या कर देंगे, क्रेडिट, मतलब दूसरी एंट्री भूल जाओ, अभी सिर्फ इसी पे ध्यान दो। राम अकाउंट क्या कर देंगे, 900 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। अब जब मेरा ट्रायल बैलेंस बनेगा तो यहां पर राम की जगह पर 900 क्रेडिट करा, तो यहां पर 100 बच गया, और शाम में 900 रुपए और जोड़ दिए, तो यहां पर कितना आ गया, 1000 आ गया। 100 तो पहले थे ना, 1000 हो गया। तो अब भी कितना आया, 1100। सही करने के बाद भी 1100 और गलत में भी 1100, क्योंकि एक एंट्री दूसरी एंट्री का इफेक्ट खत्म कर रही है। यही समझाना चाह रहा था मैं आपको। अब सर एंट्री पूरी कैसे करेंगे, सर एंट्री पूरी करने के लिए देखो, राम के अकाउंट में 100 रुपए दिखाया, जबकि राम अकाउंट 1000 से आना चाहिए था, तो 900 कम दिखाए, तो 900 बढ़ा दिए। अब क्रेडिट में क्या लो, टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि और दूसरा अकाउंट है ही नहीं, वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। सिमिलरली राम के अकाउंट को डेबिट करा, 1000 से होना चाहिए था 100 से, तो 900 एक्स्ट्रा डेबिट कर दिए, तो क्रेडिट कर दूंगा राम अकाउंट को 900 से, और डेबिट में क्या डालूंगा, डेबिट में डालूंगा सर आपके पास सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये भी वन साइडेड एरर है। तो एंट्री होगी श्याम टू सस्पेंस और सस्पेंस अकाउंट टू राम, अगर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करने को कहा है तो, और स्टेज नंबर 2 है तो। अभी समझ नहीं आ रहा है, स्टेज 2 है ये, बट कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हो गया। तो ये हमारे 4 एरर थे, इन चारों एरर का समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्टेजेस के ऊपर। सर इधर देखिए, मैंने आपको क्या लिखवाया, अब एक एक क्वेश्चन तीनों स्टेज का करेंगे और खत्म हो जाएगा सर हमारा चैप्टर। इधर ध्यान दीजिएगा, स्टेजेस ऑफ एरर। स्टेजेस ऑफ एरर का मतलब होता है बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर फाइनल अकाउंट और आफ्टर फाइनल अकाउंट। अब मुझे बताओ स्टेजेस के बारे में समझाता हूं मैं आपको। स्टेजेस ऑफ एरर, स्टेजेस ऑफ एरर क्या होता है, देखिए मैंने यहां से चालू करा, ये मेरा बिगिनिंग ऑफ ईयर है, ठीक है जी। अब बिगिनिंग ऑफ ईयर में मैंने इस पर्टिकुलर ईयर तक, यहां तक मैंने यहां पर क्या क्या करा, मैंने यहां पर ये करा, सबसे पहले मैंने जर्नल एंट्री पास करी, ठीक है जी। मैंने फिर लेजर अकाउंट बनाए, और लेजर अकाउंट बनाने के बाद मैंने ट्रायल बैलेंस बना दी, और ट्रायल बैलेंस इस डेट पे बनाए। लेट सपोज कि ये डेट है 1 जून को, 1 जून को मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, जर्नल एंट्री करी, लेजर करी, और यहां पर 1 जून को बनाना है मुझे ट्रायल बैलेंस, ठीक है सर। 1 जून को ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, 31 मार्च को ये साल मेरा खत्म हो गया, एंड ऑफ ईयर। 31 मार्च को यहां बनेगा फाइनल अकाउंट, यहां मैंने बनाया फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बोले तो क्या होता है सर, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पीएनएल प्लस बैलेंस शीट, ये होता है जी फाइनल अकाउंट का मतलब। पीएनएल प्लस बैलेंस शीट, ये होता है फाइनल अकाउंट का मतलब। तो मेरा साल शुरू हुआ, समझ लीजिए स्टेज को बहुत इंपॉर्टेंट है। साल शुरू हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और 1 जून को मैंने ट्रायल बैलेंस बनाना है, 1 जून को ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, और साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। अब मेरी बात सुनना भाई, मैंने ना गलती कर दी, मैंने कुछ एरर करा, ध्यान सुन लो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये तीनों स्टेज आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान दीजिएगा। मैंने गलती करी, मेरी एरर हो गया, अब मैं उस एरर को ढूंढ रहा हूं, और मुझे वो एरर मिल गया।
और कब मिला, वो इस पर्टिकुलर 1 जून से पहले पहले मैंने एरर फाइंड आउट कर लिया। 1 जून से पहले मेरी गलती हो गई थी भाई, भैया मेरी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दो वाली गलती हो गई थी मेरी। अब जैसी ही मेरी गलती हो गई तो मैंने इसको ढूंढने की सोची, फाइंड आउट करने की सोची, मेरे कहाँ गलती होगी, जनरल में एंट्री में हो गई, लेजर में हो गई, पोस्टिंग करने में गलती हो गई, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करने में गलती हो गई, ये सब चीजें गलती हो गई। अब जब मैंने अपनी गलती, मैं एंट्री कर रहा था करता तो मुझे गलती फाइंड आउट पड़ी चली, एरर फाइंड आउट हो गया। तो वो एरर फाइंड आउट कब हुआ, वो एरर फाइंड आउट तब हुआ जब मैंने ट्रायल बैलेंस अभी बनाया नहीं था, उससे पहले ही मैंने अपने एरर को फाइंड आउट कर लिया। इसको कहते हैं स्टेज नंबर 1। बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आप एरर फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। अभी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, आपने एरर फाइंड आउट कर लिया है, इसको क्या कहते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। स्टेज नंबर 1 यहां आती है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले स्टेज नंबर 1 यहां आती है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। समझ में आया क्या है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? कि आपने एरर फाइंड आउट कब करा, एरर आपको कब मिल गया, ट्रायल बैलेंस अभी बनाया नहीं है कंपनी ने, उससे पहले एरर मिल गया और मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, स्टेज नंबर 1 कहेंगे। स्टेज नंबर 2 कह रहे हैं भैया मैंने एरर जितना मुझे फाइंड आउट करने थे मेरे को मिल गए, मैंने ठीक कर दिया स्टेज नंबर 1 में। अब स्टेज नंबर 2 हो सकती है कि यार आपको एरर पता चला, यार मेरे से गलती हो गई, वो पता चला ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। भाई मैं इंसान हूं, मुझे थोड़ी ना पता है कि मैंने कहां गलती करी है, जब मेरे को गलती मिलेगी तभी तो मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। अब गलती कहां मिल सकती है, 3 स्टेजेस में मिल सकती है। या तो आपको एरर मिल गया, आपकी नजर में आ गया वो गलती, और वो कब आया, अरे मैंने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया यार, चलो बढ़िया हो गया। स्टेज नंबर 1 ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे एरर फाइंड आउट हो गए और मैंने उसको रेक्टिफाई कर दिया। या तो ऐसा स्टेज नंबर 1 हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपको भाई ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया, आपको गलती नहीं मिली थी, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको एरर मिल गया। अब तो सर दूसरी स्टेज ये होती है कि गलती जरूरी नहीं है कि स्टेज नंबर 1 में कंपलसरी मिल जाए, आपकी नजर में आनी चाहिए वो गलती, आपको पता चलना चाहिए, वो आप काम करते करते पता लगाओगे, भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसा करोगे। जब आप गलती कर रहे होते तो आपको पता थोड़ी ना होता है, कब पता चलता है, जब कहीं ना कहीं रुक जाते हो, अटक जाते हो, तब पता चलता है अरे यार मैंने यहां गलती कर दी। तो हो सकता है कि आपकी जो एरर है वो आपने आइडेंटिफाई कब करा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, पर अभी फाइनल अकाउंट बनाए नहीं थे। तो बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यहां पर आपको एरर पता चल गया, यहां पर आपने एरर फाइंड आउट करा, जिसको बोलते हैं स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 है आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। स्टेज समझ रहे हो आप, ये होती है हमारी स्टेज नंबर 2 कि भैया मैंने ना ट्रायल बैलेंस बना दिया था, पर अभी मैं फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, वो बनाऊंगा, पर उससे पहले मुझे क्या मिल गया, एरर मिल गया, और एरर मिल गया तो इसका मतलब कि स्टेज नंबर 2 है, आपने ट्रायल बैलेंस बना चुके हो और वहां पर आप फाइनल अकाउंट नहीं बनाया, तो ये एरर स्टेज नंबर 2 में कंसीडर करा जाएगा कि आपको जो एरर मिला वो स्टेज 2 में मिला। हर स्टेज को रेक्टिफाई करने का तरीका अलग है, इसलिए स्टेजेस बनाई गई, ये है फर्क। अदरवाइज गलती ठीक जहां मिले वहीं ठीक कर दो ना, अदरवाइज गलती जहां मिले वहीं ठीक कर दो। अब डिटेल लॉजिक समझोगे ऐसा क्यों होता है, देखिए वो मैंने आपको समझाया हुआ है ऑलरेडी पेड वाले बैच में, ये तो रिवीजन है, पेड वाले बैच में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि हर गलती में, हर स्टेज में अलग अलग एरर फाइंड होता है, तो उसको रेक्टिफाई करने का तरीका अलग अलग क्यों होता है, ये ऑलरेडी मैं लॉजिक डिस्कस कर चुका था पेड में, ठीक है। अभी के लिए हमें रिवीजन करना है। और स्टेज नंबर 3 है कि भैया देखो एरर आपको मिला ही नहीं पूरे साल, आपने फाइनल अकाउंट बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, और बाद में पता चला अरे यार पिछले साल तो हमने ये गलती कर दी थी, क्योंकि जब एंड ऑफ द ईयर हो जाएगा, फाइनल अकाउंट बन जाएगा, और बनने के बाद अब अगले साल ही तो आ जाओगे, 31 मार्च को फाइनल अकाउंट क्लोज होंगे, तो अगले साल 1 अप्रैल को आ जाओगे, तो नेक्स्ट ईयर ये हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में जाकर पता चला अरे हमने पिछले साल तो भैया गलती कर दी थी, अब पिछले साल की गलती पिछले साल तो ना सोल्व होगी, वो तो बीत चुका, क्या मैं पिछले साल के फाइनल अकाउंट दोबारा बनाऊं, नहीं सर। तो हम क्या करते हैं, पिछले साल जो गलती हो गई थी और वो हमें पता कब चला, नेक्स्ट ईयर में पता चला, पिछले साल पता ही नहीं चला, नेक्स्ट ईयर में जाके पता चला कि पिछले साल गलती हो गई थी। हो सकता है ना कि आपको पूरे साल गलती का पता ही नहीं चला हो, और कब पता चला, जब मैं नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कर रहा था तब पता चला अरे यार पिछले साल गलती हो गई, अब क्या पिछले साल के फाइनल अकाउंट दोबारा बनाऊं, नहीं। तो कहा स्टेज नंबर 3 है, जब आप पूरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर देते हो, उसके बाद जाकर आपको एरर पता हो, तो नेक्स्ट ईयर में उस एरर को ठीक करते हो।
इसको बोलते हैं स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 क्या कहता है? आफ्टर क्लोजिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्लोज करने के बाद आपको एरर फाइंड आउट हुआ पिछले साल का, तो उसको आप स्टेज नंबर 3 के तहत क्या करोगे? उसके आप स्टेज नंबर 3 के तहत उसको ठीक करोगे। सभी एरर को ठीक करने का तरीका अलग है। स्टेज 1 में एरर ठीक करने का तरीका अलग होता है, स्टेज 2 में एरर ठीक करने का तरीका अलग होता है, और स्टेज 3 में एरर ठीक करने का तरीका अलग होता है। राइट, चलिए तो आइए एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उस क्वेश्चन से हम तीनों स्टेजेस को क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपने देखा होगा नए मॉड्यूल में इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि 2016 सिलेबस का मॉड्यूल आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल से, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और 2016 सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बच्चे ने पेड क्लास ली है, ऑलरेडी मैंने 2016 सिलेबस के सारे क्वेश्चन उस क्लास के अंदर कराए हैं। नए मॉड्यूल के अंदर लास्ट में 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, उतने इनफ है नहीं, तो वो भी करा दिए थे पेड में। बट फिर भी जो स्टूडेंट रिवीजन कर रहा है या कहीं और सी क्लास ली है, उसने 2016 सिलेबस का मॉड्यूल अभी नहीं किया है, तो प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, क्योंकि पेपर वहां से भी आता है। अब बाकी आपकी मर्जी है करना ना करना, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 2016 सिलेबस का मटेरियल डाउनलोड कर लेना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से और वहां से उसकी प्रैक्टिस करने लग जाना। आज का दिन जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसके बाद आप एक ही क्वेश्चन सभी की करेंगे। क्या मतलब बोल रहा हूँ? जैसे ये वीडियो जब मेरी खत्म हो जाएगी उसके बाद 1 घंटा बैठना फिर से, और बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग बट बिफोर फाइनल अकाउंट एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट, तीनों का एक एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस के लिए, और फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर अब आगे लेके बढ़ सकते हैं अगले चैप्टर के लिए। पर यहाँ वीडियो देखने के बाद आपको एक बार खुद से भी अपने हैंड से करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए सर, आज ये चैप्टर हम खत्म करते हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें एक क्वेश्चन करना है जिसमें हम तीनों स्टेजेस लेते हैं। तो मैंने भी 2016 सिलेबस का मटेरियल उठाया था और वहां से एक क्वेश्चन आपके लिए ये प्रेजेंट किया है जिसके अंदर तीनों स्टेज के बारे में पूछा गया है। एक बार आपको आइडिया भी हो जाएगा कैसे करना है। रेक्टिफाई द फ्लोइंग, आइडिया ये हो जाएगा, करा तो है ही आपने, हालांकि रिविजन हो जाएगा एक तरीके का। रेक्टिफाई द फ्लोइंग एरर एज्यूमिंग दैट द एरर वाज डिडक्टेड। एज्यूम करना है कि एरर डिडक्ट हुआ है, और कहां डिडक्ट हुआ है? 3 स्टेजेस होती है, 3 स्टेज में से कहां डिडक्ट होता है? या तो बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मुझे एरर डिडक्ट हो जाता है, या ट्रायल बैलेंस बना लिया है पर अभी फाइनल अकाउंट नहीं बनाया उसके बाद डिडक्ट हुआ है, या मैंने फाइनल अकाउंट भी बना लिया, मैंने अपनी अकाउंटिंग क्लोज कर दी है उसके बाद एरर डिडक्ट हुआ है। तो 3 स्टेजेस में एरर डिडक्ट हो सकता है, और तीनों स्टेजेस में एरर जब डिडक्ट होता है तो उस केस के अंदर हमें एंट्री रेक्टिफाई करने का तरीका तीनों में डिफरेंट होता है। आइए वही देख रहे हैं। कहता है ये अज्यूम करो कि एरर तीनों स्टेज में हो। अगर एरर तीनों स्टेज में डिडक्ट हुआ, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस में डिडक्ट हुआ, तो इन रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे इनका? और अगर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस या बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट है तो उस स्टेज में अगर एरर डिडक्ट हुआ तो कैसे रेक्टिफाई करोगे? और अगर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद ये सारे एरर डिडक्ट होते तो कैसे रेक्टिफाई करोगे? तो एक ही क्वेश्चन में तीनों स्टेजेस करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं स्टेज नंबर 1 से कराता हूं आपको। कहता है, सुनना ध्यान से, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है परचेज करा है प्लांट 10,000 रुपए का, रॉन्गली पास्ड थ्रू परचेज अकाउंट। हमने क्या करा? एक प्लांट खरीदा। अब देखिए प्लांट एक एसेट्स होती है, एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई ये क्या हुआ? आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था आपने उसको रिवेन्यू ट्रीट कर लिया, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? प्लांट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था और आपने प्लांट की जगह परचेज डेबिट कर दिया है। तो सही करने के लिए क्या करूंगा? परचेज जो डेबिट किया हुआ है उसको कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके, और जो प्लांट डेबिट होना चाहिए तो उसको डेबिट कर देंगे। आइए तो यहां पर देखिए मैं 3 कॉलम बना रहा हूं, आपको नहीं बनाने ऐसे 3 कॉलम, मैं आपको एक ही उसमें समझाने की कोशिश करूंगा तीनों चीजें। यहां मैं लिख देता हूं स्टेज नंबर 1। आपको पता है स्टेज नंबर 1 का नाम क्या है? तो नाम नहीं लिख रहा, सिर्फ लिख रहा हूं स्टेज नंबर 1, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। इसको बोलेंगे स्टेज नंबर 2, इसको बोलेंगे स्टेज नंबर 3। तीनों स्टेज के यहां पर करूंगा क्योंकि आपको मुझे दिखाना है कि डिफरेंसेस क्या होता है तीनों स्टेज की एंट्री को रेक्टिफाई करने में, है ना? चलिए सबसे पहले एंट्री होगी, सबसे पहली एंट्री होगी प्लांट हमने खरीदा, प्लांट हमने खरीदा, और एंट्री होनी चाहिए थी प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया।
जो प्लांट डेबिट होना चाहिए था उसकी जगह पर परचेज डेबिट कर रखा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, जबकि कैपिटल होना चाहिए था। तो परचेज को हम कैंसिल कर देंगे क्रेडिट करके, और प्लांट जो डेबिट होना चाहिए था वो कर देंगे। तो इसमें पहली एंट्री क्या होगी, प्लांट जो डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करेंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट, और टू परचेज अकाउंट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर एरर हमारा डिडक्ट हुआ है स्टेज नंबर 1 में, स्टेज नंबर 1 मतलब ट्रायल बैलेंस भी बनाया नहीं और मुझे ये गलती पता चल गई थी, तो उस गलती को इस तरीके से सोल्व किया जाए। पर अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है, तो ऐसे केस के अंदर आपका जो एरर है वो कैसे ठीक होगा, स्टेज नंबर 2 के हिसाब से एरर सेम वैसे ही सही होगा जैसे स्टेज नंबर 1 में किया था। जहां पर दोस्तों डबल साइडेड एरर होते हैं, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, डबल साइडेड एरर के अंदर स्टेज 1 और स्टेज 2 में सिमिलर तरीके की एंट्री होती है, क्योंकि यहां पर एंट्री पास की जाती है और दोनों एरर को ठीक किया जाता है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2 में फर्क क्या है, फिर अभी बताऊंगा फर्क क्या है। बट जब डबल साइडेड एरर होगा, जहां पर दो अकाउंट में गलती होगी, वहां पर जो एंट्री इधर होनी है स्टेज नंबर 1 में, वही एंट्री इधर भी होगी, चाहे आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया हो, ठीक, या बनाने से पहले एरर डिडक्ट हो गया हो। तो यहां पर भी सेम एंट्री होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज डेबिट किया था तो कैंसिल कर दिया है, और प्लांट जो डेबिट होना चाहिए था वो हमने डेबिट कर दिया है। कितने से भाई, 10,000 से। सर इसका बताओ, अभी बताता हूँ, इसका तो बात की बात है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इन दोनों को आपको समझाता हूँ। तो पहली आपको एंट्री समझ में आ गई, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 1 2 क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एरर कौन सी स्टेज में डिडक्ट किया आपको कब पता चला कि आपकी गलती हुई, स्टेज 1 में पता चला, ये स्टेज 2 में पता चला। अगर स्टेज 1 में पता चला तो ये एंट्री होगी, अगर स्टेज 2 में पता चला ये एंट्री होगी, स्टेज 3 में पता चला होगा तो ये एंट्री होगी, अभी बताऊंगा, ठीक। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क आगे आएगा, देखिए अगली एंट्री में आएगा फर्क। कहता है सेल डे बुक, सेल डे बुक का मतलब होता है सेल बुक, सेल अकाउंट एक तरीके का। वास कास्ट शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है कम, कम दिखाया गया है 1,000 रुपए से। सेल का नेचर होता है क्रेडिट, ये एक नॉमिनल नेचर होता है, इनकम मानते हैं इसको, रेवेन्यू बोल लो। सेल का नेचर क्रेडिट होता है और सेल को क्रेडिट में कम दिखाया है। शॉर्ट का मतलब होता है कास्ट, शॉर्ट का मतलब टोटल, कास्ट का मतलब क्या होता है, टोटलिंग में आपने 1,000 रुपए कम दिखाए, तो सेल बुक के अकाउंट में 1,000 रुपए कम दिखाए। अब सेल बुक का नेचर होता है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आपने 1,000 रुपए कम दिखाए। अब ठीक करने के लिए क्या करना होगा, क्रेडिट साइड में 1,000 रुपए जो कम दिखाया है उसको बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा, सिंपल है। क्रेडिट साइड में जो आपने 1,000 रुपए कम दिखाया उसको बढ़ा देंगे। अब अगर आपका एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही डिडक्ट कर लिया, स्टेज नंबर 1 में हुआ, अभी आपने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था और आपको पता चल गया कि यार सेल बुक में क्रेडिट साइड में 1,000 रुपए कम दिखाए हैं, तो ऐसे केस के अंदर इसको ठीक करने के लिए स्टेज नंबर 1 में एंट्री पास नहीं होती, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। इसमें एक स्टेटमेंट से हम एरर को ठीक करते हैं। कैसे, सेल ए बुक, एक मिनट लिखना, लिखूं क्या इसमें, क्या बोला है, सेल डे बुक क्या हुआ है, कास्ट शॉर्ट। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए ना दोस्त, कम कर दिया, तो हम क्या करेंगे, सेल डे बुक को बढ़ा देंगे। सेल डे बुक विल बी क्रेडिटेड, विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड बाय 1,000 रुपीज, विल बी क्रेडिटेड बाय 1,000। तो स्टेज नंबर 1 के अंदर क्या होता है, जब भी वन साइडेड एरर होते हैं, मैं फिर समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। स्टेज नंबर 1 के अंदर जब भी वन साइडेड एरर होंगे तो उसमें एंट्री पास करके रेक्टिफाई नहीं किया जाता। अगर स्टेज नंबर 1 मतलब अगर आपने एरर डिडक्ट किया है और आपको एरर पता चल गया है और आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है, उससे पहले ही आपको एरर का पता चल गया है और वो एरर वन साइडेड है, एक अकाउंट में गलती हुई है, तो ऐसे केस के अंदर उस वन साइडेड एरर को स्टेज नंबर 1 में एंट्री पास करके रेक्टिफाई नहीं किया जाता, एक स्टेटमेंट लिखकर रेक्टिफाई किया जाता है। जबकि अगर यही सेम एरर, यही वन साइडेड एरर, सेल अकाउंट में तो गड़बड़ हुई, इसको वन साइडेड एरर कहेंगे, और अगर यही वन साइडेड एरर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद
डिडक्ट हो जाता तो ऐसे केस के अंदर वो स्टेज 2 में आ जाता और उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री पास करी जाती है। तो यही फर्क होता है स्टेज नंबर 1 में और 2 में। यहीं पर स्टूडेंट गलती कराते हैं पेपर के अंदर। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगर सेल अकाउंट क्रेडिट करना है तो वो सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं। स्टेज नंबर 1 में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलता है, इस बात का ध्यान देना है पेपर के अंदर। लो जी, तो यहां पर एंट्री क्या होगी, आपको यहां पर एंट्री पास करनी है। तो सेल अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया है, कितने से, 1000 रुपए से, जो होना भी चाहिए था क्योंकि आपने सेल अकाउंट को कम दिखाया 1000 रुपए से। तो यहां पर क्योंकि एंट्री पास करनी है इसलिए हम यहां पर सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। याद रखिएगा, सस्पेंस अकाउंट कहां पर खोला जाएगा, स्टेज नंबर 2 में खोला जाएगा। 1 में कभी भी सस्पेंस अकाउंट नहीं खोला जाता क्योंकि 1 में वन साइडेड एरर को ठीक करने के लिए एंट्री नहीं, स्टेटमेंट लिखकर ही ठीक किया जाता है। फर्क समझ में आया आपको, फर्क समझ में आया। तो पेपर में हर जगह पर सस्पेंस अकाउंट नहीं खोलते हैं वन साइड एरर में। पहले देख लेना पेपर के अंदर क्या ये बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एरर है या आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एरर है। अगर बिफोर है तो सस्पेंस अकाउंट अगर खोल दिया तो गलत हो जाएगा। फिर आप कहते हो यार मेरा गलत क्यों करा, मैंने तो ठीक करा है। फिर आप पेपर में कहते हैं कि मेरा गलत क्यों कर दिया, उन्होंने काट क्यों दिया, ये तो मेरा ठीक है। हाँ, आपने सेल बुक क्रेडिट करा, आपने ठीक है, पर प्रोसीजर गलत है। राइट, समझ में आ गया होगा अब आपको क्या करना है। पर यही फर्क होता है, वो डबल साइडेड एरर में कोई फर्क नहीं होता, सेम एंट्री पास होती है, दोनों में वन साइडेड एरर में डिफरेंस होता है। अब बस यही मुझे बताना था, इस वजह से ये क्वेश्चन लिया गया। कैश पेड टू मिस्टर एक्स 1000 रुपए वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 100 रुपए। ये भी वन साइडेड एरर है। भाई मैंने कैश पे करा 1000 रुपए मिस्टर एक्स को, और गलती कहां पर हुई है, सिर्फ मिस्टर एक्स में हुई है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन करा है वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज का मतलब हो गया मिस्टर एक्स। जब भी ऐसे लिखेंगे टू हिज अकाउंट, इसका मतलब है मिस्टर एक्स जो पर्सन है उसके लिए टू हिज अकाउंट लगाया जा रहा है। तो टू हिज अकाउंट एज 100 रुपए, मतलब 1000 रुपए मिस्टर एक्स को पे करने थे। अब भाई मैं, मुझे बताओ मिस्टर एक्स को मैं 1000 रुपए पे क्यों करूंगा, क्योंकि मिस्टर एक्स मेरा क्रेडिटर है, इसलिए तो मैं उसको पैसे दे रहा हूं। तो मुझे उसको 1000 रुपए मैंने पे कर दिए थे, पर मैंने गलती से मिस्टर एक्स के अकाउंट में कितने डाले, सिर्फ 100 रुपए डाले। एंट्री क्या होनी चाहिए थी मैं आपको बताता हूं। एंट्री होनी चाहिए थी कैश गया 1000 रुपए से, 1000 रुपए से कैश क्रेडिट होता, और मिस्टर एक्स मेरे क्रेडिटर है, अगर मैं उसको 1000 रुपए दे दूं तो क्रेडिटर मेरे खत्म हो जाएंगे। क्रेडिटर का नेचर क्रेडिट होता है, खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ता। तो एंट्री होती मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 रुपए 1000 रुपए, ये करेक्ट एंट्री होती। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए 1000 मिस्टर एक्स को डेबिट किया जाता क्योंकि लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं पेमेंट करने से। राइट, अब मिस्टर एक्स को 1000 रुपए से डेबिट करना चाहिए था, आपने वहां पर गलती करी, 100 रुपए से डेबिट करा। मतलब आपने 1000 रुपए डेबिट साइड में डालने थे, आपने 100 ही डाले। तो कितने कम डाले, 900। तो मतलब डेबिट साइड में 900 रुपए कम दिखाए मिस्टर एक्स के। इसलिए अब अगर ये वन साइडेड एरर है तो इस वाले में क्या होगा, यहां पर स्टेटमेंट लिखकर रेक्टिफाई किया जाएगा। मिस्टर एक्स अकाउंट विल डेबिटेड बाय will be debited by Mr. X account will be debited by ₹900। ये है फर्क दोस्तों। अगर ये एरर हमारा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले स्टेज नंबर 1 में ही एरर डिटेक्ट हो जाता है तो एंट्री पास करके नहीं किया जाता रेक्टिफाई, स्टेटमेंट करके रेक्टिफाई किया जाता है। जबकि अगर ये स्टेज नंबर 2 में रेक्टिफाई होता, अगर यही एंट्री स्टेज नंबर 2 पे आई होती आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो क्या सर पेपर में हमें मेंशन किया जाएगा क्या ये बिफोर प्रिपेयरिंग है या आफ्टर प्रिपेयरिंग? बिल्कुल किया जाएगा मेंशन। पेपर में आपको जरूर बताया जाएगा कि कौन सी स्टेज में आपको रेक्टिफाई करना है। तो अगर ये स्टेज नंबर 2 में होता तो मैं यहाँ पर एंट्री पास करता, तो इस केस के अंदर मिस्टर एक्स को मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट करता 900 से, जो होने चाहिए थे। मैंने यहाँ पर वही लिखा है, मिस्टर एक्स को डेबिट करो 900 से, पर क्रेडिट करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि ये वन साइडेड एरर है और स्टेज 2 में सस्पेंस अकाउंट खोल दिया जाता है। अब मान लिया जो स्टूडेंट, अब मेरी बात सुनो, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर आपको पहले ये बातें नहीं पता थी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर आपकी वीडियो देखकर ही हमें पता चला, मुझे नहीं पता था ये पहले कि ये सब चीजें भी होती है, इसके अंदर देखना पड़ता है, मैं तो सस्पेंस अकाउंट खोल देता था। अगर आपको ये बातें पता चली है तो जरूर बताइए। और जो स्टूडेंट भूल गए थे, हालांकि उन्होंने पढ़ा है पर भूल गए थे, वो रिवाइज हो गया, तो ये
पर्पस जो है इस वीडियो बनाने का, इस फास्ट ट्रैक बैच का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो रहा है। मतलब सुनिए, देखिए, एक होता है रिवीजन कराना, एक होता है भगाकर कोर्स को कंप्लीट करा देना, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर देना। मैंने कोई बैच लॉन्च करा, मैंने कह रहा हूं कि मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं दिखाने के लिए कि हाँ मैं बैच लेकर आ रहा हूं, मैं ये बैच लेकर आ रहा हूं, ये वाला कर रहा हूं। अब एट द टाइम अगर स्टूडेंट को बैच समझ ही नहीं आ रहा तो उस बैच का फायदा क्या हो? मेरी जो मेहनत है वो भी बेकार है पढ़ाने की, भले ही मैं कैसे ही पढ़ा रहा हूं, पर इन द एंड अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर जो बढ़ाए कि पढ़ाने का पर्पस है वही खत्म, बेकार है। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि समझ में आ रही है आपको चीजें या नहीं आ रही। चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी, मिस्टर टी से गुड्स परचेज करे 3500 रुपए के, पर परचेज डे बुक के अंदर 500 रुपए दिखाए। मतलब परचेज करी थी 3500 रुपए की, पर हमने परचेज अकाउंट में कितने दिखा दिए? परचेज में हमने उसको 500 रुपए दिखा दिए, मतलब कितना कम दिखाया। अब सर हमें कैसे पता चलेगा? देखिए यहां पर क्लियरली यहां पर ये नहीं देखा, बताया गया है परचेज करा गुड्स मिस्टर सी से। अब एंट्री होनी चाहिए थी परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी 3500 से। आपने कितना दिखाई एंट्री? परचेज कितनी दिखाई? 500 से। अब स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया देखो परचेज 3500 का करा, आपने परचेज 500 का दिखाया है, तो परचेज में ही गड़बड़ है, मिस्टर टी में गड़बड़ नहीं है, मिस्टर टी में गड़बड़ नहीं है। देखिए ये नहीं होता, इसको ध्यान सुनिएगा। ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री में फर्क क्या है? ऊपर वाली एंट्री में क्लियरली मेंशन करके बताया था टू हिज अकाउंट, मतलब मिस्टर एक्स के अकाउंट में ही गड़बड़ हुई है, कैश में गड़बड़ नहीं हुई है। मिस्टर एक्स के इस अकाउंट में गड़बड़, इसलिए टू हिज अकाउंट लिख के बताया। यहां पर ऐसा कुछ नहीं बताया कि टू हिज अकाउंट मिस्टर टी के अकाउंट में गड़बड़ी है। यहां पर कहा भाई परचेज में ही गड़बड़ कर दी। परचेज में गड़बड़ करने का मतलब हुआ कि जो परचेज 3500 की दिखानी चाहिए थी आपने उसको 500 की दिखाई, मतलब टोटली पूरी गलती करी है। तो एंट्री जो होनी चाहिए थी परचेज टू टी, एंट्री तो वही करी है, बस एंट्री 3500 से होनी चाहिए थी, आपने 500 से करी है। तो आपने कितना कम दिखाया? 3000 कम दिखाया, कर दो 3000 से और एंट्री वही सेम। भाई एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू टी अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, परचेज करा और टी से खरीदा है, तो टी हमारे लिए क्या बन गया? क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू टी होनी चाहिए थी 3500 से, आपने 500 से दिखाया, परचेज को पूरा पूरा 500 दिखा दिया, तो आप 3000 से और दिखा दो। तो एंट्री क्या होगी सर? फोर्थ एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टी अकाउंट। 3000 से एंट्री होगी क्योंकि 500 से तो मैं ऑलरेडी दिखा ही चुका। और दोस्तों यही सेम एंट्री यहां पर भी होगी, क्योंकि टू साइडेड एरर जो होते हैं वहां पर सेम होती है एंट्री, चाहे वो स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2। स्टेज 3 बिल्कुल अलग है, उसको मैं समझाऊंगा। एक लास्ट और कर लो। अच्छा भाई मैंने सैलरी पे करी 3000 रुपए की, पर उसको वेजेस अकाउंट में दिखा दिया। एंट्री होनी चाहिए थी सैलरी टू कैश, आपने वेजेस टू कैश कर दी। अब गलती कहाँ है? वेजेस को डेबिट कर दिया जबकि सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी। तो वेजेस जो डेबिट किया है उसको कैंसिल कर दो क्रेडिट करके, और सैलरी जो डेबिट होनी चाहिए थी उसको डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट जो होना चाहिए था, और टू वेजेस जो नहीं होना चाहिए था, आपने डेबिट कर रखा था इसलिए हम क्रेडिट करके कैंसिल कर रहे हैं। तो एंट्री ये भी डबल साइडेड है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट। देखिए मेरी बात सुनिए, सैलरी अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये एंट्री होनी चाहिए थी, सैलरी डेबिट होना चाहिए था 3000 से, आपने नहीं कर रखा था इसलिए मैं कर रहा हूं। और सर वेजिस क्रेडिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर आपने वेजिस अकाउंट को डेबिट कर रखा था, वो गलत है, इसलिए ठीक करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूं, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसको उल्टा भेज रहा हूं। इसको हमने क्या कहा? ये हमारा टू साइड एरर है, तो यहां और यहां बिल्कुल सेम होगा। तो बस फर्क इतना सही है, वन साइडेड एरर और में ही फर्क होता है स्टेज 1 और 2 में, बस। टू साइडेड एरर वैसे का वैसे ही रहता है। फर्क कहाँ है? सिर्फ वन साइड एरर में, स्टेज नंबर 1 और 2 में फर्क वन साइड एरर में होता है। तो इसलिए मैं इनमें फर्क लगा रहा हूं कि फर्क सिर्फ इसमें रहता है, वन साइड एरर में, और बाकी सेम रहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। होपफुल अब आपको चीजें समझ में आ गई। देखो रेक्टिफिकेशन करना आपको पहले से ही आता था, जो मेन चीज है वो मैंने आपको अभी समझा दी कि हाँ भाई कैसे देखकर आपको रेक्टिफाई करना है, समझ में आया? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अगर दोस्तों स्टेज नंबर 3 हो, स्टेज नंबर 3 होने का मतलब क्या है? अच्छा स्टेज नंबर 3 को बात की बात, पहले अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन में कहता है सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखाओ, तो कैसे बनाएंगे मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ।
क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहता है सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का नेचर दोस्तों कुछ भी नहीं होता, कभी डेबिट हो जाता है कभी क्रेडिट होता है, क्योंकि ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक डमी अकाउंट होता है। क्या होता है? एक डमी अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट कुछ भी नहीं है, लेजर पोस्टिंग करनी आती है एंट्री से। हाँ जी सर, लेजर पोस्टिंग करनी आती है, बस वही कर दो, वही तो सस्पेंस है भाई। कोई भी लेजर अकाउंट जब आप बनाते हो, टी शेप अकाउंट जो बनाते हो, वो लेजर पोस्टिंग होती है, एंट्री से लेजर पोस्टिंग करनी होती है। अब सुनिए, जब भी क्वेश्चन आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने को कहेगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताएगा कि सस्पेंस अकाउंट का इनिशियल बैलेंस क्या है। टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, वो टू बैलेंस सीडी भी हो सकता है। तो सस्पेंस अकाउंट का इनिशियल बैलेंस जरूर बताएगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वो कैसे होगा, क्वेश्चन पढ़कर आपको समझना होगा कि इनिशियल बैलेंस क्या दे रखा है। तो टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, और यहाँ बाय बैलेंस बीडी भी हो सकता है। बीडी मतलब इनिशियल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ये स्टार लगा रहा हूं, और इधर स्टार का मतलब है आइदर ऑफ वन। आइदर ऑफ वन, आइदर ऑफ वन का मतलब भाई दोनों थोड़ी ना होंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। एक ही तो हो सकता है, दो दो बीडी थोड़ा ना हो सकते, इनिशियली एक ही हो सकता है। सर क्या दो दो बीडी हो सकते हैं? हाँ, एक ऐसा अकाउंट है जहां पर दो दो बीडी हो सकते हैं। बताओ कौन सा अकाउंट है वो, क्या ऐसा अकाउंट? इनिशियल उसके दो बैलेंस हो सकते हैं, कौन से? एक हो सकता है क्या, डबल कॉलम कैश बुक का। डबल कॉलम कैश बुक में दो बैलेंस हो सकते हैं, कैसे? कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो गया और बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ओवरड्राफ्ट। तो डबल कॉलम कैश बुक ऐसी है जहां पर इनिशियली दो बैलेंस देखने को मिलते हैं। हालांकि वो भी दो अकाउंट ही अलग अलग इसे जोड़ देते हैं, पर वहीं पर आपको दो बैलेंस देखने को मिलते हैं, कैश बुक का बैंक बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस और बैंक का नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट, और कहीं नहीं होता। और वो भी आप ये कंसीडर करो, वो भी दो ही अकाउंट है, एक है ही नहीं, ठीक है सर। तो ये आपको देखना होगा सबसे पहले, क्लियर। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है। एंट्री देखो, सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है सेल की वजह से, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो सेल की वजह से। टू सेल, कितने से डेबिट हो रहा है? 1000 रुपए से, 1000 रुपए यहां पर आ जाएगा, ठीक है सर। और ये जो भी होगा यहां पर कोई एक होगा, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा बैलेंस है। फिर देखो सस्पेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? मिस्टर एक्स की वजह से। तो मिस्टर एक्स की वजह से क्रेडिट कर दो, बस यही तो करना है। 900 रुपए टोटल करो और बाय बैलेंस सीडी और बीडी निकालो। तो सस्पेंस अकाउंट कोई बड़ा थोड़ी ना है, इनिशियली बैलेंस आपको दे रखा होगा, एंट्री में जो भी सस्पेंस है उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, और एंड में जो बैलेंस बीडी सीडी आता है वो निकाल दो, बस हो गया। ये मैं पूरा लिख भी नहीं रहा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, तो समझाने के पर्पज से बनाया है। तो यहां पर टू बैलेंस सीडी भी आ सकता है इसका, और बाय बैलेंस सीडी आ सकता है अगर यहां पर होगा तो, है ना। आइदर ऊपर, क्लियर है जी, बात समझ में आ गई। इस तरीके से बनता है, लेजर पोस्टिंग होती है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन अकाउंट के अंदर, और मेन अकाउंट में फर्क क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा। देखिए जब बात होती है भाई मैंने फाइनल अकाउंट बना दिए है, फाइनल अकाउंट बनाने का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट बनाने का मतलब है भाई मैंने अकाउंटिंग ही क्लोज कर दी। सर क्या पेपर में अंदर, क्या क्वेश्चन के अंदर क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि आपकी स्टेज नंबर 3 है? सर कैसे मेंशन किया जाएगा? वो लिखेगा बुक्स अकाउंट इज क्लोज्ड। पेपर के अंदर जब लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, ऐसा लिखा जाएगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए हैं। उसके बाद एरर मिला है, तो उसी को कहते हैं स्टेज नंबर 3, कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए आपने, अब मुझे एरर मिला है। तो ऐसे केस के अंदर स्टेज नंबर 3 में क्या होता है? अब देखो मेरी बात सुनना भाई, आपने पिछले साल की अकाउंटिंग खत्म कर दी, आपने पीएनएल अकाउंट बना दिया, आपने बैलेंस शीट बना दिया, और कपड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब आप नेक्स्ट ईयर में हो, 1 अप्रैल आ गया, आप नेक्स्ट ईयर में हो, और कुछ टाइम बाद आपको पता चला अरे यार मैंने तो गलती कर दी पिछले साल, क्या अब मैं पिछले साल की अकाउंटिंग दोबारा बनाऊं? ठीक है, पॉसिबल है? नहीं सर, बनाने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आप वो अकाउंटिंग कर चुके हो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, एएस कहता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज कहती है, अकाउंटिंग जो भी है अकाउंट्स कहता है कि भैया देखो जब आप पिछले साल की कोई गलती नेक्स्ट ईयर में फाइंड आउट करते हो और आपने पिछले साल की अकाउंटिंग क्लोज कर दी होती है, तो उसका जो इंपैक्ट आएगा ना पीएनएल में, प्रॉफिट के अंदर, उसका जो इंपैक्ट आएगा वो आप नेक्स्ट ईयर में शो कर दो। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, मैंने कहा कि भाई मैंने परचेज करी थी 50,000 रुपए की। अब परचेज मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 आने चाहिए थे। अब 50,000 आने चाहिए थे, 50,000 रुपए, और मैंने
वहां पर परचेज 60,000 डाल दी, एरर हुआ। जहां मेरी परचेज खर्चा 50,000 आना चाहिए था, वहां मैंने कितना डाल दिया, 60,000 डाल दिया। तो ऐसे केस के अंदर क्या हुआ, 10,000 से मैंने अपना खर्चा बढ़ा दिया। ये मेरी गलती हुई, पर मुझे पता कब चला, ये मुझे नेक्स्ट ईयर पता चला कि मैंने परचेज 60,000 दिखा दिया, भैया 50,000 आना चाहिए था, 10,000 से खर्चा ज्यादा हो गया। अब इसका इंपैक्ट क्या आया, सुनना ध्यान से, इसका इंपैक्ट क्या आया, आपने जो 50 परचेज में दिखाना चाहिए था उसकी जगह पर 60,000 दिखाया, तो इसका इंपैक्ट क्या आया, इंपैक्ट ये आया कि जो एक्स्ट्रा 10,000 खर्चा दिखाया उससे 10,000 का प्रॉफिट कम हो गया। तो अकाउंटिंग कहता है कि जो आपने एरर करे, नॉमिनल नेचर के एरर जो आपने किए, अगर उसका इंपैक्ट प्रॉफिट में आ रहा है तो उस प्रॉफिट से या तो कम होगा या तो प्रॉफिट बढ़ाएगा। एरर में क्या होगा, जो आपने गलती करी, या तो आपने खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, या खर्चा कम दिखाया है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक तो ये हो सकता है, या आपने इनकम कम दिखाई तो प्रॉफिट कम होगा, या इनकम ज्यादा दिखा दी प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो 4 टाइप के तो एरर हो सकते हैं, है ना, जो प्रॉफिट को इंपैक्ट करेंगे। या तो खर्चा कम दिखाया है या ज्यादा दिखाया है, या इनकम कम दिखाई या इनकम ज्यादा दिखा दी। यही 4 टाइप के तो एरर है जो इंपैक्ट करेंगे प्रॉफिट को। कहता है जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट डाल रहा है ना, बस उसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर में दिखा देना। ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना कम हुआ उस गलती से, या ओवरऑल आपने प्रॉफिट कितना बढ़ गया उस गलती से। अभी मैंने एग्जांपल लिया जिसमें मेरा क्या हुआ, 10,000 मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया था, उससे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 10,000 से कम हो गया। कहता है 10,000 से कम हुआ ना पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल 10,000 से बढ़ा देना, बस बात खत्म। बात समझ में आ रही है। तो कहता है जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं, सुनना ध्यान से, जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है उसको अगर वहां पर कोई एरर आता है तो नॉमिनल नेचर के अकाउंट का इंपैक्ट पीएनएल अकाउंट में जाता है, उससे प्रॉफिट या तो बढ़ेगा या घटेगा। कहता है जो नेट इंपैक्ट आया ना प्रॉफिट का, बस वो वाला पार्ट इस साल के प्रॉफिट में ऐड ऑन कर देना, इस साल उसका इफेक्ट दिखा देना। अगर प्रॉफिट आपका कम हो गया था तो साल बढ़ा देना प्रॉफिट, और अगर प्रॉफिट आपका बढ़ गया तो साल घटा देना। बढ़ाएंगे घटाएंगे कैसे, पर इसके लिए एक नया अकाउंट खोला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहता है अगर प्रॉफिट के इंपैक्ट को, पिछले साल के प्रॉफिट के इंपैक्ट को अगर इस साल पे दिखाना है तो आपको एक अकाउंट खोलना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और उस अकाउंट से अब पिछले साल के जो इंपैक्ट आया प्रॉफिट में गलती की वजह से, वो तो ठीक नहीं हो सकती अब क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गए, तो जो भी इंपैक्ट आया था प्रॉफिट के अंदर वो इंपैक्ट आप इस साल की अकाउंटिंग में दिखा देगा। ये है स्टेज नंबर 3। बात समझ में आ गई, सिंपल है। अगर सही से तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है तो आपको समझ में आ गई होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कह रहा है अच्छा फिर सर नॉमिनल नेचर का तो समझ में आ गया, ये करेंगे, बट बात बताओ रियल और क्या कहते हैं पर्सनल नेचर के अकाउंट क्या करेंगे। उसमें कुछ नहीं होता, अगर आपने एसेट कम दिखाई है तो साल एसेट ज्यादा दिखा देना। एसेट तो आपकी पिछले साल भी उतनी थी, लेट्स सपोज, एक मैं दोबारा एग्जांपल, नॉमिनल नेचर में क्यों ऐसा करते हैं, जब नॉमिनल नेचर के अकाउंट में ही नया अकाउंट खोला जाता है डमी, क्योंकि वो पीएनएल अकाउंट बनकर प्रॉफिट निकल चुका है, वहां आप छेड़खानी नहीं हो सकती। अपनी बात सुनो, पिछले साल मेरे पे एक मशीन पड़ी थी 1 लाख रुपए, वो कैरी फॉरवर्ड होगी ना 1 लाख की मशीन इस साल। अब बाद में पता चला यार ये 1 लाख की नहीं 1,20,000 की थी, अब मैंने अकाउंट क्लोज कर दिए। अब साल के शुरू में मेरी मशीन 1 लाख की दिख रही है, इस साल के शुरू में मेरी मशीन 1 लाख की दिख रही है। अब मुझे पता चला यार ये 1 लाख की नहीं 20,000 की है, तो इस साल बढ़ा दो 20,000 रुपए सीधा सीधा मशीन में, क्योंकि वो मशीन तो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है ना। तो जो भी एसेट है मेरे पे वो डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड होकर आती है अगले साल, तो उसके लिए मुझे नया अकाउंट की खोलने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी मशीन की वैल्यू कम दिखाई गई थी पिछले साल, इस साल 20,000 और आनी चाहिए थी, मतलब 1,20,000 होनी चाहिए थी, आपके शुरू में 1 ही लाख दिख रही है, तो 20,000 और बढ़ा देना भैया, वो तो कैरी फॉरवर्ड होकर आई है ना आपके पास एसेट। तो जो भी एसेट्स होती है, जो भी लाइबिलिटी होती है, पिछले साल जो बैलेंस शीट बनाई होगी उसमें जितनी भी एसेट होगी और जितनी भी लाइबिलिटी होगी, और अगले साल में एक ओपनिंग एंट्री पास करके उस एसेट और लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता है ये चीजें, पिछले साल बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी होती है ना, उन सभी एसेट और लाइबिलिटी की एक ओपनिंग एंट्री पास करते हैं करंट ईयर के, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, जिससे ये पता होता है कि पिछले साल से ये कैरी फॉरवर्ड होके आया हुआ है। तो सर एसेट और लायबिलिटी जब कैरी फॉरवर्ड होके आता है, तो अगर आपको पता चला कि भाई पिछले साल आपने एसेट कम दिखाई है, पिछले साल लायबिलिटी ज्यादा दिखा दी, तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होके आया हुआ है ना, एक एंट्री और पास करना, वो वही ठीक। लेट्स सपोज कि आपने मशीन अकाउंट 1 लाख की दिखा रखी है, तो मशीन डेबिट हो रखी है 1 लाख रुपए, पर यहाँ 20,000 होना आना चाहिए था, तो मशीन को 20,000 से और दिखा दो, मशीन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, 20,000 से और बढ़ा देना वहां पर, करंट ईयर में सीधा एंट्री पास कर दो, क्योंकि मशीन तो एज इट इज आई है। अगर आपकी क्रेडिटर आपने ज्यादा दिखा दिए, आपकी लायबिलिटी है क्रेडिटर, आपने ज्यादा दिखा दिए 50,000 रुपए, तो क्या करो, क्रेडिटर को डेबिट कर दो 50,000 से, क्योंकि क्रेडिट तो सीधा सीधा आया है आपके पास। तो इसलिए एसेट्स और लायबिलिटी रियल और पर्सनल अकाउंट के नेचर में, पर्सनल अकाउंट को रियल अकाउंट जो होते हैं
उस केस के अंदर हमारे डायरेक्टली उठकर सीधा सीधा आ जाते हैं अकाउंट, इसलिए हम डायरेक्टली इनका रेक्टिफाई वहीं कर देते हैं अगले साल। अगर अकाउंट क्लोज भी हो जाता है तो मशीन तो मेरी उतनी की दिख रही है, मैं वहीं रेक्टिफाई कर दूंगा, और लायबिलिटी मेरी उतनी की दिख रही है, मैं वहीं रेक्टिफाई कर दूंगा। जबकि जो नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वो कभी उनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट के कभी बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते नेक्स्ट ईयर में, वो वहीं खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीएनएल अकाउंट में जाकर नेट प्रॉफिट निकाल के दे देते हैं। जो पर्सनल नेचर के होते हैं और जो रियल नेचर के होते हैं उनके बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अगर बच जाता है तो मशीन बच गई, नेक्स्ट ईयर जाएगी, एसेट बच गई, नेक्स्ट ईयर जाएगी, लायबिलिटी बची, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगी। पर जो नॉमिनल नेचर के होते हैं, खर्चे, इनकम, लॉस, रिवेन्यू, ये सब क्या होते हैं? नॉमिनल नेचर के होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होते अगले साल, इसलिए उनका इफेक्ट वहीं खत्म हो जाता है, नेक्स्ट पिछले साल ही खत्म हो जाता है पीएनएल अकाउंट। तो उनका जो इफेक्ट गलती आए उससे प्रॉफिट या तो बड़ा होगा कम होगा, उसका इफेक्ट हम दिखा देते हैं एक नया अकाउंट खोल के, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। दिस इज द फाइनल। समझ में आया आपको बात? क्लियर हो गया लॉजिक? याद आ गई सारी कहानी क्या थी, क्या पढ़ाया गया था पेड बैच के अंदर, आपको सब आगे याद कि क्यों हम नॉमिनल नेचर के अकाउंट में ही एक नया अकाउंट खोलते हैं और बाकी में नहीं खोलते। रीजन क्लियर हो गया, और जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है उनको भी क्लियर हो गया है। सुन लीजिए आप, सारी एंट्री सेम होगी। प्लांट मेरे लिए क्या है? एसेट है। आपने पिछले साल 10,000 का प्लांट कम दिखाया तो करंट आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो क्या मैं प्लांट में छेड़खानी नहीं कर सकता? कर सकते हो, क्योंकि वही प्लांट तो कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, फिर से बढ़ा दो। इसलिए प्लांट एज इट इज ठीक करेंगे। पर परचेज मेरे लिए क्या है? सर परचेज मेरे लिए 10,000 आपने कम दिखाया है, तो मैं तो पीएनएल अकाउंट बना चुका भैया पिछले साल का, वहां परचेज 10,000 कम दिखा चुका। अब उससे जो इंपैक्ट आया वो ठीक करना है आपको। अब मेरी बात सुनो, परचेज कम दिखाने से क्या हुआ होगा? सर परचेज को आपने खर्चा, परचेज क्या है? खर्चा, खर्चा आपने कम दिखाया तो प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा। खर्चा कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो क्या करना है इस बार? प्रॉफिट बढ़ा देना करंट ईयर का। भाई अब क्या करे भाई, अकाउंट परचेज अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा चुका भैया, और ट्रेडिंग अकाउंट में जाने से वो प्रॉफिट भी निकल चुका, तो अब मैं उसको छेड़खानी नहीं कर सकता। परचेज में तो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर में क्या देखूंगा कि परचेज आपने 10,000 कम दिखाया था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया था। सॉरी हाँ, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हो गया था? बढ़ गया था। सर परचेज खर्चा है, खर्चा नहीं रुक जा, ज्यादा दिखाया ना इसलिए परचेज क्रेडिट करा है, माय मिस्टेक। परचेज ज्यादा दिखाया इसलिए परचेज क्रेडिट करके कम करा है, ठीक है। परचेज आपने क्या दिखाया? ज्यादा दिखाया। क्या दिखाया मतलब 10,000 खर्चा आपने ज्यादा दिखा दिया, तभी तो क्रेडिट करके कैंसिल करा है, ठीक है ना। तो परचेज आपने ज्यादा दिखा दिया, अब अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो परचेज कहां गया हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट में। लॉजिक समझा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। मैं तो डायरेक्टली रटवा भी सकता हूं कि जितने भी नॉमिनल उसकी जगह पे डाल दो, पर मैं लॉजिक क्लियर कर रहा हूं आपको। परचेज आपने ज्यादा दिखाया है, सुनो, परचेज आपने ज्यादा दिखाया 10,000 रुपए, तो खर्चा हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बना चुके, पीएनएल निकाल चुके। अब जब परचेज आपने 10,000 ज्यादा दिखाया, इसका मतलब खर्चा ज्यादा दिखाया। अब जितना आपने खर्चा अमाउंट से ज्यादा दिखाया उतने से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। और लॉजिक है, सिंपल सी बात है, जितना खर्चा ज्यादा दिखाओगे उतना से कम हो जाएगा। 10,000 खर्चा ज्यादा होगा, 10,000 प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेसिकली परचेज ज्यादा दिखाने से पिछले साल क्या हुआ था? आपका प्रॉफिट कम हो गया था। बस उसी प्रॉफिट को इस साल बढ़ा देंगे एक नया अकाउंट खोलकर। ये है बेसिक लॉजिक इसमें। तो अब जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी, सुनना ध्यान से। इस वाले में आपकी एंट्री ये होगी कि प्लांट को तो हम डायरेक्टली ठीक कर लेंगे, क्योंकि प्लांट तो सीधा सीधा कैरी फॉरवर्ड होके आया था। तो वहां जो 10,000 प्लांट में कम दिखाया, मैं सीधा सीधा इस साल करंट ईयर में, अब ये हमारा नेक्स्ट ईयर आ गया, पता है आपको, थर्ड स्टेज में नेक्स्ट ईयर में एंट्री कर रहे हैं हम। ये अगले साल, पिछले साल की गलती अगले साल ठीक कर रहे हैं। प्लांट मैंने कम दिखाया था 10,000 रुपए, वो डायरेक्टली मैं ठीक कर दूंगा, प्लांट अकाउंट मेरा एज इट इज है। बट सर मेरा परचेज भी मैंने ज्यादा दिखा दिया था, अब परचेज को डायरेक्टली कम नहीं कर सकता ना मैं। लॉजिक समझिए, क्योंकि अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसलिए अब क्या करूंगा, परचेज से होने वाला इफेक्ट क्या था प्रॉफिट में वो ठीक करूंगा। परचेज ज्यादा दिखाने से खर्चा ज्यादा दिखा दिया, बेसिकली ये हुआ। परचेज ज्यादा दिखाने से खर्चा ज्यादा दिखाया, अब खर्चा ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम हो गया। तो बेसिकली ये जो एरर करा मैंने परचेज को ज्यादा दिखाने से मेरा प्रॉफिट कम हो गया था, तो बढ़ा दो। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं, इसलिए आ जाता है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ गई क्या? बताइए सर, क्लियर हो गया बात? तो बेसिकली जहां पर नॉमिनल नेचर के अकाउंट होंगे ना, जहां पर नॉमिनल नेचर के अकाउंट होंगे, बस उसकी जगह पर पीएनएल एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि नॉमिनल नेचर के अकाउंट खत्म हो चुके थे पहले। जैसे कि सेल आपने कम दिखाई, सेल आपने 1,000 रुपए से कम दिखाया। सेल क्या है? इनकम। तो इनकम कम दिखाने से आपकी प्रॉफिट भी तो कम हो गया होगा। तो अब क्या करोगे? क्योंकि सेल आप छेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है अकाउंट।
तो अब अपने प्रॉफिट को 1000 से बढ़ा दो, क्योंकि सेल कम दिखाने से आपका प्रॉफिट कम हो गया था। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 P&L एडजस्टमेंट फिर से आएगा। 1000 रुपए से जो आपने सेल कम दिखाई उससे प्रॉफिट कम हो गया था, सेल कम दिखाने से इनकम कम हो गई तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट को बढ़ा दिया क्रेडिट करके। सर बाकी बाकी तो सस्पेंस एज इट इज यहाँ पर शो होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अब स्टूडेंट इसको रटते हैं, अब आपकी मर्जी है आपको रटना है या लॉजिकली समझना है। पर अगर आप रट के चलते हो तो पता है क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन में कहता है एक एंट्री अलग से क्वेश्चन पूछता है, कहता है भैया देखो जो इफेक्ट आया ना प्रॉफिट का वो अलग से भी दिखाओ। अब अगर स्टूडेंट ने इसको रटा, स्टूडेंट कैसे रटता है मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसा रटता है कि पहले दिमाग में ये एंट्री पास कर लेता है इधर वाली स्टेज नंबर 2 की, फिर देखता है कि कहां पर नॉमिनल नेचर के अकाउंट है, कहां पर नॉमिनल नेचर के अकाउंट है। वो देखता है भाई यहां पर नॉमिनल नेचर नहीं है, यहां पर दिख गया परचेज, तो कहता है लो जी पर P&L एडजस्टमेंट आ जाएगा। जहां जहां नॉमिनल नेचर के अकाउंट होते हैं वहां P&L एडजस्टमेंट डाल देता है, वो P&L एडजस्टमेंट डाल देता है। ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसा करना है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर लॉजिक नहीं समझा ये दिक्कत है। कहां पर ये देखो सैलरी भी एक खर्चा है, वेजेस भी एक खर्चा है, दोनों नॉमिनल नेचर के है, दोनों में P&L एडजस्टमेंट आएगा। अभी लॉजिक देता हूं मैं आपको। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं पहले यारी एंट्री देख लेंगे अपने दिमाग में और कहेंगे कहां नॉमिनल नेचर का, बस उसकी जगह पर वो डाल देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसा मत ऐसा कर लो जिससे जल्दी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर लॉजिक भी समझो, क्योंकि वो पेपर के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज पूछेगा, बताओ कितना इंपैक्ट आया प्रॉफिट पर, ये पूछेगा, तब कैसे निकालोगे, तब तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। इसलिए 2 लॉजिक समझ में आ गया। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। भाई मिस्टर एक्स को आपने 900 रुपए कम दिखाया था, मिस्टर एक्स एक पर्सनल नेचर के अकाउंट है, ये डायरेक्टली कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, तो इसको हमें क्या करना है, मिस्टर एक्स हमारे इस साल दिख रहे होंगे कि मिस्टर एक्स को हमने 100 रुपए दिखा रखा है एज अ क्रेडिटर, सॉरी मिस्टर एक्स को 1000 रुपए पे करा था, क्रेडिटर थे हमारे, तो मिस्टर एक्स 1000 रुपए शो हो रहे होंगे इस साल के शुरुआत में क्योंकि क्रेडिटर है। अब क्या हुआ, हमने देखा यार ये तो 900 रुपए हमने 1000 पे करे थे, यहाँ तो 100 ही हुए, तो अभी मिस्टर एक्स 900 रुपए में रह रहे होंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ, मिस्टर एक्स को टोटल 1000 रुपए करने थे, आपने 1000 पे कर दिए तो मिस्टर एक्स खत्म हो जाना चाहिए था, पर 1000 की जगह गलती पर आपने 100 रुपए ही खत्म करे और 900 रुपए क्रेडिट साइड में दिख गया अभी भी, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा ना अगले साल। तो जो 1000 रुपए थे उसमें से 1000 आपने पे कर दिए थे, बट 100 रुपए ही आपने माइनस करे, क्रेडिट लायबिलिटी कितने से कम करी, 100 से, जबकि 1000 से कम होनी चाहिए थी। तो अगर आपने 100 से करी पिछले साल तो 900 रुपए कैरी फॉरवर्ड हुई होगी ना लायबिलिटी, तो इस साल दिख रही होगी वो, तो इस साल खत्म कर दो क्योंकि वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गई ना। तो अगर आपको पता चल गया इस साल पता चल गया यार पिछले साल ये लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, कैरी फॉरवर्ड कैसे हुई, तो इस साल खत्म कर देंगे, तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस आ जाएगा डायरेक्टली, तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कहां पर, P&L में, क्योंकि इसका इंपैक्ट P&L में आता ही नहीं है। और जब P&L में नहीं आता तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा इस साल, तो इस साल हुआ तो इस साल ठीक कर देंगे। अब इधर देखो, अब मिस्टर टी जो है वो क्या है, वो हमारे लिए पर्सनल नेचर के अकाउंट है, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा तो हमने इस साल इसको डायरेक्टली टी के अकाउंट से माइनस कर दिया, पर परचेज अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ होगा, P&L में जाकर के खत्म हो गया होगा, P&L में डाल दिया होगा, खत्म हो गया। अब परचेज मेरा क्या था, 3500 का था, मैंने 500 ही दिखाया, तो अब मेरी बात सुनना, परचेज मेरा 3500 का है, मेरा खर्चा था 3500 का, मैंने 500 ही दिखाया खर्चा, तो कितने से खर्चा कम दिखाया, 3000 से खर्चा कम दिखाया। अब खर्चे को 3000 से कम करने से प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, अपोजिट होता है सर, कैसे भाई, मैं खर्चा कम करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो खर्चा जहां 3500 आना चाहिए था वहां आपने 3000 कम दिखाया, तो 3000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। अब ठीक करने के लिए क्या करना होगा, प्रॉफिट को घटाना होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट आया उसमें 3000 प्रॉफिट बढ़ा हुआ है क्योंकि आपने खर्चा कम दिखाया था, तो इसलिए P&L अकाउंट को डेबिट करा, प्रॉफिट को कम करा 3000 से। बात समझ में आ रही है, बाकी रटने के कहेगा जहां नॉमिनल उसकी जगह P&L डाल दो, ये रटना हुआ, पर लॉजिक क्या है, परचेज 3000 कम दिखाने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया था पिछले साल का, इस साल उस प्रॉफिट को कम कर देते हैं, उसका इफेक्ट खत्म कर देते हैं, इसलिए प्रॉफिट को कम करने के लिए डेबिट करना होता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना होता है।
अभी वाला पॉइंट देखो भाई, सैलरी भी मेरा खर्चा है और वेजेस भी मेरा खर्चा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी। बेसिकली क्या हुआ, अकाउंट में गड़बड़ हुई थी, बाकी तो दोनों एक डेबिट साइड में आने चाहिए थे। अब बेसिकली हुआ क्या कि मैंने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में 3,000 रुपए वेजेस नाम से दिखा रखा था, जबकि वेजेस नहीं सैलरी नाम से आना चाहिए था। तो जब मेरी बात सुनो, पीएनएल अकाउंट के अंदर मैं बनाता हूं पीएनएल अकाउंट, मैंने ये मान लो पीएनएल अकाउंट बनाया और यहां पर लिख दिया टू वेजेस 3,000 रुपए, ठीक है जी। तो मेरा खर्चा 3,000 का हुआ, फर्क क्या होना चाहिए, वेजेस की जगह पर सैलरी होना चाहिए। तो क्या इंपैक्ट आया कुछ? सर अकाउंट में तो गड़बड़ है, अमाउंट में तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। तो सर अगर आपने वेजेस 3,000 की जगह पर सैलरी 3,000 कर दिया, तो सर पिछले जब आपने गलती थी वेजेस डाला था तब भी 3,000 ही अमाउंट था, और जब आपने सैलरी ठीक करा तब भी 3,000 अमाउंट था, बस अकाउंट में तो गड़बड़ी। अब ऐसे अकाउंट में गड़बड़ी होने से क्या प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आया होगा? नहीं सर। जब आपने वेजेस 3,000 डाला था जब जो नेट प्रॉफिट था, और सैलरी 3,000 डालने पे जब जो नेट प्रॉफिट हो गया तब सेम होगा, क्योंकि इस अमाउंट में कोई गड़बड़ी हुई नहीं है। अमाउंट में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी अकाउंट में। तो अकाउंट के चेंज होने से इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, जो इस पे इंपैक्ट नहीं आया तो नेट प्रॉफिट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा। इसलिए इसलिए हमने क्या करा, भाई वेजेस सैलरी अकाउंट, आपने सैलरी दिखाना था, ठीक है, आपने प्रॉफिट कम करा और फिर प्रॉफिट बढ़ा दिया, तो नलीफाई हो गया इफेक्ट, इसलिए कोई इंपैक्ट आया ही नहीं। इस एंट्री से मेरे प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो प्रॉफिट बढ़ाओ और प्रॉफिट घटाओ, खत्म, कोई इंपैक्ट नहीं, नलीफाई हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया? ये है इधर स्टेज नंबर 3। तो बेसिकली हुआ क्या, पहले वाले में आपका 10,000 से प्रॉफिट बढ़ाया, दूसरे वाले पे 10,000 से प्रॉफिट बढ़ाया। अब आपसे पूछेगा कि नेट कितने से आपने प्रॉफिट बढ़ाया है घटाया है। पेपर में क्वेश्चन में एक सवाल आता है, पेपर में क्वेश्चन के साथ आपसे एक्स्ट्रा चीज भी पूछता है, वो कहता है बताओ नेट इंक्रीमेंट हुआ प्रॉफिट में या नहीं हुआ। अब नेट इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए आपको क्या देखना होगा, लॉजिक लगाना होगा। तो आपने देखना है कि भैया बताओ पहले फर्स्ट एंट्री में क्या हुआ, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, तो आप कहोगे पहली एंट्री में मेरा 10,000 से प्रॉफिट बढ़ा। वेयर इज कैलकुलेटर, 10,000 से प्रॉफिट बढ़ा पहली एंट्री में, ठीक है। दूसरी एंट्री में भी 10,000 से प्रॉफिट बढ़ाया, ठीक है जी। 11,000 से ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा। फिर हमने क्या करा, 3,000 से प्रॉफिट को कम किया, 3,000 से प्रॉफिट को कम किया तो 8,000 हुआ। इससे तो नलीफाई हो गया था इफेक्ट। बेसिकली क्या हुआ कि हमने जब ये सारी एंट्री पास करी, इससे ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 8,000 से बढ़ाएंगे। पहले यहां से 10,000 और 1,000 से प्रॉफिट को कम बढ़ाएंगे, मतलब 11,000 से प्रॉफिट को बढ़ाएंगे और 3,000 से कम करेंगे, तो ओवरऑल हमारा जो प्रॉफिट बढ़ा वो 8,000 से बढ़ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमने पिछले साल 8,000 प्रॉफिट को कम दिखाया था नेट ओवरऑल, सारी गलतियों को ठीक करने से देखा पता चला 8,000 प्रॉफिट कम दिखाया था। तो इस साल के पीएनएल अकाउंट में 8,000 प्रॉफिट बढ़ा देंगे पिछले साल की गलती को, मिस्टेक को ठीक करने के लिए। दिस इज द प्योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द स्टेजेस। तो यही है दोस्तों, और यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। और अब अगली क्लास के अंदर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो गया ना जल्दी खत्म, क्योंकि ये चैप्टर छोटा था, डेप्रिसिएशन के अंदर कंसेप्ट बहुत सारे थे, इसलिए वो ज्यादा बड़ा था। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर चलने वाला है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। और सर अगर आपको एक क्लासेस अच्छी लग रही है तो इस क्लासेस को जरूर शेयर करें। अगर आप लिंक शेयर नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर स्टूडेंट को बता सकते हैं कि दीपक क्लासेस के अंदर फास्ट ट्रैक बैच है, आप उसको देख लीजिए, वो आपको ज्यादा बेटर भी समझ में आएगा। ये इस तरीके से आप कह सकते हैं अगर आप कहना चाहे तो। और बाकी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं, लिंक तो देखो डिसेबल होता है हर टेलीग्राम चैनल के अंदर, व्हाट्सएप पे नहीं होता, वहां कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट को शेयर करा करिए, प्लेलिस्ट जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वहां शेयर करिए। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल प्लेलिस्ट जब आप शेयर करोगे तो जब स्टूडेंट उस पर क्लिक करेंगे तो ओवरऑल टॉप पर दिखाई देने लगेगी यूट्यूब पर, और कुछ टाइम पर ये टॉप पर आ जाएगी। फिर कोई भी स्टूडेंट जब सर्च करेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कोई भी चैप्टर तो वो दिखेगी वीडियो वहां पर कि हाँ ये पर्टिकुलर कोर्स मिल जाएगा। हालांकि ये फास्ट ट्रैक है पर सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और जो सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट है उनको भी क्लियरली मेंशन हो ही रही है चीजें। बस दिक्कत यही है, अगर वो रिवीजन नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है इस क्लास के बाद। तो इस क्लास के बाद आपको 2016 सिलेबस की बुक उठानी है और सारे क्वेश्चन सबको कर देने हैं, भले एक दिन पूरा लग जाए पर कर लो, इससे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए सर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। सारे चैप्टर खत्म कराऊंगा धीरे धीरे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।